हमारी कहानी एक पूरी तरह तबाह हो चुके ऑफिस में शुरू हुई। फर्नीचर टूट फूट कर बिखरा पड़ा था और कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी जोरदार धमाके ने सब कुछ उड़ा दिया हो। बॉडीगार्ड्स की लाशें फर्श पर चारों तरफ पड़ी थीं। उस अफरा तफरी के बीच एक आदमी घुटनों के बल गिर गया। वह बुरी तरह घायल था। हवा में सन्नाटा था जिसे बस उसकी कमजोर कराहें तोड़ रही थीं। खून और मौत की बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। आग, आग, आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह हांफते हुए बोला। हमारे पास सिर्फ जीत का मजा लेने का ही तो रास्ता था। फिर क्यों? उसकी आवाज दर्द और उलझन से कांप रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी कामयाबी अचानक एक कत्लेआम में कैसे बदल गई। नजारा मैनेजर के चेहरे पर गया। उसके सिर का जख्म अभी भी बह रहा था और खून उसकी आंखों में जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अपने ही फैसलों को लेकर हल्का सा शक भी दिख रहा था। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस ओवरसियर। वही सबसे ऊंचे पद पर था। किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं? ओवरसियर की आवाज तेज और बचाव वाली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शब्द सिर्फ जमीन पर पड़े आदमी को नहीं बल्कि खुद को भी समझा रहा हो। स्क्रीन पर घायल आदमी की पहचान आई। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट नंबर A1 किम यंगजुन। लेकिन ओवरसियर ने उसे तेज सख्त आवाज में बीच में ही काट दिया। चुप रहो। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं मिस्टर बैक वू ह्यून से बात कर रहा हूं। पल टूट गया। फोकस सामने खड़े एक और आदमी पर गया। वह लैब के खंडहरों के बीच सीधा खड़ा था। वह मजबूत और स्थिर दिख रहा था, बाकी सबसे कहीं ज्यादा। उसकी मौजूदगी अलग महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी आम इंसान से भारी हो। टेक्स्ट में उसकी जानकारी आई। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62। उपनाम सुपर ह्यूमन बैक वू ह्यून। उसके आसपास दीवारें और फर्श खून से सने थे, लेकिन उसके शरीर पर एक भी छींटा नहीं था। उसका शांत चेहरा इस पूरे दृश्य को और अजीब बना रहा था। ओवरसियर डर और प्रशंसा से वू ह्यून को घूर रहा था। उसे अपने प्रोजेक्ट का परफेक्ट नतीजा दिख रहा था। एक पल के लिए वह अपनी चोट भी भूल गया। उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने उसकी तारीफ की। तुम वो हो जिसने इंसानी शरीर के साथ ट्रांसेंडेंस हासिल कर ली है। एक सच्चा सुपर ह्यूमन। तुम प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट हो। बस कह दो जो चाहो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम उन बेवकूफों से बिल्कुल अलग हो। वू ह्यून का चेहरा पूरा फ्रेम भर गया। उसका एक्सप्रेशन खाली था। उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था। नहीं, मुझे बस इसकी जरूरत नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। ओवरसियर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वह वू ह्यून पर चिल्लाया, बेवकूफ! क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मौत से सब खत्म हो जाएगा? लीग ऑफ एंटरप्राइजेज कभी किसी को नहीं छोड़ती जो उनके खिलाफ दांत दिखाए। एक बड़ा टाइटल उभरा, लीग ऑफ एंटरप्राइजेज। ओवरसियर चिल्लाता रहा, तुम्हारा परिवार, दोस्त, यहां तक कि तुम्हारे कोवर्कर्स, ये सब तुम्हारी वजह से। वह पूरा भी नहीं कर पाया। वू ह्यून ने अपने हाथों से उसे मार दिया। खून पास खड़े उसके सबोर्डिनेट पर उछल गया। उस आदमी के चेहरे पर घिन और झुंझलाहट आ गई। उसने खून पोंछा। उफ, कमबख्त! सारा खून मुझ पर लगा दिया। और वैसे भी हमें उससे सवाल पूछने थे। तुम अगर सबको मार दोगे तो जवाब कैसे मिलेंगे? उसका गुस्सा ओवरसियर को मार देने से ज्यादा सवालों के मौके के खोने पर था। वू ह्यून ने उसे अनदेखा कर दिया। वह सामने किसी ऐसी चीज को घूर रहा था जो और कोई नहीं देख सकता था। उसके सामने एक नीली चमकती सिस्टम विंडो तैर रही थी, बिल्कुल किसी गेम इंटरफेस की तरह। सबोर्डिनेट ने देखा और झल्लाया, अरे तुम किसे घूर रहे हो? विंडो पर साफ लिखा था, स्पेशल मिशन बग फिक्स कंप्लीट। सभी स्पेशल मिशन पूरे हो चुके हैं। वादा किया गया रिवॉर्ड अब दिया जाएगा। क्या आप ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हैं? वू ह्यून ने धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पहली बार उसके चेहरे पर राहत आई। उसके मन में आया, मैं आखिरकार यहां से निकल सकता हूं। फिर मैं बस इस बटन को दबाना है। उसकी उंगली हां के ऊपर रुकी, लेकिन बैकग्राउंड अंधेरा हो गया। मरे हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स की भूतियां छवियां उसके चारों ओर दिखने लगीं। उनके चेहरों पर गुस्सा और दुख था। उनके हाथ आगे बढ़े हुए थे। कमरा जैसे प्रेतवाधित हो गया। सबने मिलकर कहा, तुम कहां जा रहे हो वू ह्यून? क्या तुम हमें भूल गए? पीछे रह गए लोगों का क्या? उनकी आवाजों में आरोप और दर्द था। वे और पास आए। उनके सिरों पर चेहरे नहीं थे। वे और जोर से चिल्लाए, बदला, 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 प्लीज उन्हें मारो, जलता हुआ बदला। वू ह्यून ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन सख्त हो गया। नहीं, अब मैं सबसे तंग आ चुका हूं। क्या मैंने काफी नहीं कर लिया? अगर मैं गायब भी हो जाऊं, शायद यही मेरा एक मौका है। भूतों के पीछे से उसका जिंदा सबोर्डिनेट चिल्लाया, अरे बैक वू ह्यून! दृश्य फीका पड़ गया और सब सामान्य हो गया। वू ह्यून ने आखिरी बार शांत आवाज में कहा, आह, मैं तो बस वहां लौटने वाला था जहां से मैं आया था। उसका सबोर्डिनेट बोला, क्या? अरे तुम मुझे देख पा रहे हो ना? फिर से वही बकवास। मैंने पहले ही कहा था, तुम शुरू से यहीं थे। वू ह्यून ने कहा, बाकी सबको मेरी तरफ से बता देना। उनसे कहना कि मुझे माफ कर दें। उसकी आवाज में सुकून था। फिर सब कुछ गायब हो गया। वह झटके से अपने बिस्तर पर उठा। ये
मेरा कमरा है। मैं सच में वापस आ गया। पसीने से भीगा हुआ था। कमरा बिल्कुल सामान्य था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। जो कुछ उसने झेला था उसके बाद सब अजीब लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया। टाइम और डेट था। उसे झटका लगा। ये तो वही दिन है जब मुझे गेम में घसीटा गया था। क्या वहां रहते हुए यहाँ वक्त रुका रहा? उसने शीशे में अपना शरीर देखा। मेरे सारे निशान और मसल्स भी गायब हैं, जैसे सब एक सपना था। वह अपने सामान्य बिना निशान वाले शरीर को घूरता रहा, लेकिन उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। उसका मरता हुआ दोस्त कह रहा था, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ओवरसियर की धमकी भी दोहराई गई। तुम्हारा परिवार और दोस्त, यहाँ तक कि कोवर्कर्स भी, सब इसकी कीमत चुकाएंगे। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। जो कुछ मैंने महसूस किया, सारी यादें बहुत ज्यादा असली हैं। वहां बिताए वो 10 साल बिल्कुल सच थे। उसने मान लिया कि सब कुछ हुआ था। तभी उसका फोन जोर जोर से बजा। कॉलर आईडी पर नाम था जंग नायोन। उसने पढ़ा, जंग नायोन, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। उसने कॉल उठाई। उधर से उसकी आवाज आई, चमकीली और तेज। हेलो बैक वूह्यून, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आज की बात भूल तो नहीं गए? वह हक बकाया। आज? उसने समझाया। हाँ, हमें आज शाम मिलने का प्लान था। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आ जाना। मैं फोन काट रही हूँ। उसने जवाब का मौका दिए बिना कॉल काट दी। वह स्क्रीन को घूरता रहा। उसके मन में आया, मुझे ये आवाज याद है। ये मेरी सबसे करीबी दोस्त है और यही तो है जिसने मुझे रिवर्स प्लैनेट खेलने के लिए मनाया था। एक फ्लैशबैक आया, नायोन कहते हुए, चलो ना रिवर्स प्लैनेट साथ में खेलते हैं। उसने सोचा, क्या वही इसके पीछे थी? मुमकिन तो नहीं लगता। जो मैं उसे जानता हूं उसके हिसाब से मुझे पहले उससे मिलना चाहिए। दृश्य डेज़ोन की एक जगह पर बदला। दरवाजा खुलते ही घंटी बजी। नायोन ने हाथ हिलाया। इधर बैक वूह्यून, सच में बहुत टाइम हो गया। सेमेस्टर खत्म होने के बाद पहली बार मिल रहे हैं ना? वह उसे देखकर खुश लग रही थी। उसने पूछा कि क्या वह पी रहा है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। तुम पी रही हो? अभी मेरी हालत में मैं नशे में क्या कर बैठूं, पता नहीं। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। उसने मजाक किया, कब से तुमने ड्रिंक्स छोड़नी शुरू कर दी? तो फिर बस खाना ही ऑर्डर करोगे? फिर उसे अचानक याद आया, अरे हाँ, तुमने रिवर्स प्लैनेट ट्राई किया। तुमने कहा था कि कम से कम ट्यूटोरियल तो करोगे। उसने सच बताया, मैंने कैरेक्टर बनाया और बस इंट्रो देखा, मन में जोड़ा, फिर उसके बाद मैं सीधे अंदर खींच लिया गया। वह चौंक गई। क्या इंट्रो? सच में? वूह्यून, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गेम खेला ही नहीं। गेम खेला ही नहीं, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से मैंने 10 साल नर्क में बिताए। अगर तुम ना होती तो। वह खुश खुश बात करती रही। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि तुम गेम खेलोगे। तुमने कहा था कि मेरे स्ट्रीम पर रेगुलर आओगे। तुम कोलोसियम रैंकर थे ना? उसे याद आया, स्ट्रीमर? उसने शायद पहले बताया था कि वह गेम स्ट्रीम करती है, तो इसीलिए वह मुझे बार बार खेलने के लिए बोल रही थी। यही वजह थी। वह बोली, खैर जो भी हो। उसने सोचा, लेकिन क्या मैंने सच में ऐसा वादा किया था? शायद तुमने कहा था कि एक बार तो आओगे। सच में लग रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ। बाद में वह अकेला बैठा अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उस पर डेवलपर प्लैनेट अर्थ दिख रहा था, जिसका हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में था। उसने आह भरी। अगर वह वहां जाकर कहता कि उनके गेम ने उसे दूसरी दुनिया में खींच लिया तो लोग उसे पागल समझते, और अगर वे खतरनाक हुए तो मुसीबत और बढ़ जाती। उसने तय किया कि इस दुनिया में नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करना ही बेहतर है। लेकिन जब वह फिर से कॉलेज लाइफ में लौटा तो सब अजीब लगने लगा। बार, मेजर्स, आम बातें सब खोखली और नकली लग रही थीं। उसके दिमाग में भूतों की आवाजें गूंजती रहीं। हमारे लिए बदला लो, बदला। जब वह आसपास देखता तो कोई नहीं होता। फिर आवाज आती, तुम यहाँ के नहीं हो, जाओ और सबको मार दो। ये वहम उसे परेशान करने लगे। वह कॉरिडोर में झुककर हाँफने लगा। दूसरे स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे। एक दोस्त पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे घात लगाकर हमला होने का एहसास हुआ। उसने एक काल्पनिक चाकू से उसे मारने की कोशिश की। फिर वहम टूट गया। दोस्त ने पूछा, सब ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? उसने जल्दी से कहा, सॉरी, मैं चौंक गया था। कुछ नहीं हुआ। वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद सूर्यास्त के वक्त वह बेंच पर बैठा अपनी ड्रिंक पकड़े परेशान था। भूतिया आकृतियां अब भी आसपास थीं। तभी नायोन आई। वूह्यून, तुम्हारा चेहरा कितना पीला है। आजकल तुम बहुत अलग लग रहे हो। क्या हुआ है? उसने कहा कि वह ठीक है। उसने और पूछा, कुछ हुआ है क्या? वह फिर इनकार करता रहा। नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। लेकिन अगर कुछ भी हो तो अपनी इस बड़ी बहन को बता देना, मैं मदद करूंगी। वूह्यून बोला, किस बात की बड़ी बहन? उसने तंज में टाल दिया। जब वह जाने लगी तो उसने खुद से कहा, हाँ, अब मुझे समझ आ गया है। खैर, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, मेहनत करो। ये भूत मैं खुद यहाँ लाया हूँ। अगर ये खत्म नहीं हुआ, जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे, हाँ, अगर ऐसा ही है तो इस दुनिया और उस दुनिया में कोई फर्क नहीं। चलो, मैं वापस जाऊंगा और इस बार सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने तय कर लिया कि उसे उस दूसरी दुनिया में लौटना ही होगा और हर चीज का अंत करना होगा। वह अपने वर्चुअल रियलिटी गेम पॉड की तरफ गया
और खुद से वादा किया कि इस बार वह सब कुछ सच में खत्म करेगा। वह एक सिंपल गेम जैसी स्क्रीन और एक ग्रीटिंग के साथ टेलीपोर्ट हुआ, वेलकम टू रिवर्स प्लैनेट। अचानक वे एक ऐसी जगह पर थे जो किसी रिसर्च लैब की लॉबी जैसी लग रही थी। वो ह्यून ने इधर उधर देखा, कंफ्यूज होकर। उसे समझ आया कि यह जगह गेम के अंदर है। उसने सोचा, ये रिसर्च लैब लॉबी है, क्या मैं सच में गेम में एंटर कर गया? उस दूसरी दुनिया में तो मैं सीधे लैब में नहीं जा सकता था। तुरंत ही उसे कुछ गड़बड़ लगा। उस नर्क जैसी दुनिया में वापस जाने के बजाय वह यहाँ था, जैसे किसी ट्यूटोरियल वर्जन में। उसने सोचा, मैं उस दुनिया में वापस क्यों नहीं गया? मैंने तो वहां लौटने का फैसला कर लिया था। क्या कोई और कंडीशन है? उसके सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। क्या आप इस कैरेक्टर की अपीयरेंस रखना चाहते हैं? हाँ, नहीं। उसके मन में आया, पहले ट्यूटोरियल पूरा कर लेता हूँ, शायद इसके बाद वापस जा सकूं। उसने सेटिंग्स खोली। कैरेक्टर अपीयरेंस सेव हो चुकी थी। उसने कॉम्बैट सेटिंग्स चेक की। उसे याद आया कि वह असली दुनिया वाले वर्जन में कैसे लड़ता था। चूंकि उसने वहां बिना किसी मदद के अच्छा लड़ा था, गेम ने कॉम्बैट करेक्शन 0% पर सेट कर दिया। फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। एक हल्की नोटिफिकेशन साउंड आई, कृपया अपनी पहली कोर एबिलिटी चुनें। आप इस एबिलिटी को कभी भी बदल सकते हैं। गेम ने समझाया कि रिवर्स प्लैनेट कैसे काम करता है। कोर एबिलिटी चुनने के बाद आप एलिमेंट्स के जरिए अपने कैरेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। कोर पावर और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को बिल्ड कहा जाता है। गेम में इतने ज्यादा एलिमेंट्स थे कि प्रो लीग में प्रोफेशनल बिल्डर्स भी होते थे, जिनका काम ही बिल्ड्स पर रिसर्च करना था। वो ह्यून ने अपने अतीत के बारे में सोचा। उसे याद आया कि पहले उसे मेटा ह्यूमन का टाइटल इसी बिल्ड सिस्टम की वजह से मिला था, और क्योंकि वह इसे बहुत अच्छे से समझता था। गेम ने कंफर्म किया, आपने अपनी कोर एबिलिटी चुन ली है। फिर अचानक माहौल एक इन यूनिवर्स कटसीन में बदल गया। किसी ने उसे टेस्ट सब्जेक्ट कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि वह पिछले टेस्ट में अवेकन हुआ था और उन्हें देखे 1 हफ्ता हो चुका है। वो ह्यून को एहसास हुआ कि गेम उसकी असली एक्सपीरियंस को बिल्कुल वैसे नहीं दिखा रहा। उसने सोचा कि शायद सबसे भयानक हिस्सों को स्किप कर दिया जाएगा। उसके मन में आया, क्या गेम में अवेकनिंग से पहले वाला प्रोसेस नहीं दिखाएंगे? खैर, कोई भी गेम में वो सब झेलना नहीं चाहेगा। रिसर्चर्स ने फिर बात की। उन्होंने कहा, चलो अगला टेस्ट तुरंत शुरू करते हैं, और उसे अंदर जाने को कहा। वह अंदर गया और उसने कुछ बड़ा मैकेनिकल देखा। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो एटिनेल है। गेम ने बताया कि यह क्या है, एक किलिंग मशीन जिसे प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के दौरान बेकाबू हुए अवेकन टेस्ट सब्जेक्ट्स को रोकने के लिए बनाया गया था, और जिसने अनगिनत टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार डाला था। एक ट्यूटोरियल नोटिफिकेशन आया, ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01, एटिनेल को नष्ट करो, अपनी एबिलिटी से एटिनेल से लड़ो। वो ह्यून ने उसे देखा और बुदबुदाया, क्या ये पहला वर्जन है? फिर उसके ख्याल रिसर्चर्स के बर्ताव पर चले गए। उसने सोचा, जगह कोई भी हो, रिसर्चर्स हमेशा क्रूर काम ही करते हैं। उसे पता था कि पहला वर्जन भी खतरनाक था। उसे याद था कि यह वर्जन अपनी एक खास एबिलिटी की वजह से परेशान करता था, लेकिन फिर भी यह सिर्फ पहला वर्जन ही था। उसने उससे लड़ाई की। सीन में पूरी फाइट नहीं दिखाई गई और फिर सीधे उसके बाद का हाल दिखाया गया। टेस्ट खत्म हो चुका था। एक रिसर्चर ने उसकी तारीफ की, कमाल हो, तुम्हारी एबिलिटी की टैलेंट औसत टेस्ट सब्जेक्ट से बहुत आगे है। सिस्टम की झंकार गूंजी। ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01, एटिनेल को नष्ट करो, आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। रिसर्चर ने कहा कि अब अगला टेस्ट शुरू किया जाएगा, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया। अलार्म बजने लगे, अफरा तफरी मच गई। वे चिल्लाने लगे, क्या ये क्या हो रहा है? कोई घुसपैठिया, सरकार के वो कमीने, तुम लोग यहाँ कैसे घुस गए? फिर एक चीख गूंजी, ककुआह। नजरिया बदल गया। माइक टेस्ट की आवाज आई, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। एक ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। एक आवाज ने लैब में फंसे पीड़ितों से कहा, इस लैब के अंदर बंद सभी पीड़ितों से अपील है, पूरी ताकत लगाकर तुरंत बाहर निकलें। वो ह्यून ने आवाज पहचान ली। उसने सोचा, ये आवाज, और उसी पल एक और क्वेस्ट पॉप अप हुआ। ट्यूटोरियल क्वेस्ट 02, रिसर्च फैसिलिटी से भागो, बाहर निकलकर रिसर्च फैसिलिटी से एस्केप करो। वो ह्यून ने तय किया कि उसे पहले बाहर निकलना होगा। मुझे पहले यहां से निकलना है। वह आगे बढ़ा, सोचते हुए कि क्या धमाके रुक गए होंगे। उसे लगा कि कॉरिडोर्स पूरी तरह तबाह होंगे। फिर वह खांस पड़ा। कुग। उसने एक आदमी को देखा जिस पर एक खास लोगो था, डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो का लोगो। उसे समझ आ गया कि यह दुश्मन नहीं है। वह आदमी बुरी तरह घायल था, फिर भी बोल रहा था। उस आदमी ने कहा, तुम भी एक पीड़ित हो, यहाँ तक आ पाए हो, इसका मतलब तुम भागना चाहते हो, है ना? उसने कहा कि वह वो ह्यून की मदद कर सकता है। उसने कहा, जो चाहो चुनो और ले लो, प्लीज, जो चाहो ले लो। फिर उसने उसे एक डिवाइस दी, और ये बाहर पहुंचने के बाद कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना, ताकि ब्यूरो तुम्हें ले जा सके। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। वो ह्यून ने सोचा, क्या वह मर गया? फिर उसने खुद को याद दिलाया, मैं गेम के अंदर हूँ,
ये बस स्टोरी को आगे बढ़ाने का एक स्टेप है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ अजीब सा लगा। तो फिर मुझे इतनी घिन क्यों महसूस हो रही है? अब सीन गेम की कहानी से कट होकर एक अलग कैरेक्टर पर चला गया। एक लड़की दिखी, कांग सोयुल, एक प्रोफेशनल गेमिंग स्ट्रीमर। उसने लंबी सांस ली। हाँ, उसने शिकायत की कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देश के सबसे फेमस गेम रिवर्स प्लैनेट को खेलेगी। किसे पता था कि मैं देश का फेवरेट गेम रिवर्स प्लैनेट खेलूंगी? उसने कहा कि उसकी हिपस्टर प्राइड को चोट लगी है। चैट रिएक्ट करने लगी। रैंडम यूजर नेम्स आए, बट स्टिल यू नो अ हिपस्टर। हमारा एड क्या कर रहा है? तूने ग्लोबल गेम चुन लिया, इस गॉड टियर गेम पर इसका ऐसा रिएक्शन क्यों? किसी ने लेवल अप मिशनरी का जिक्र किया, जिसने उसे सजा के तौर पर चाकू से धमकाया था, ये कहते हुए कि आरपी आसान है। उसने चिल्लाकर जवाब दिया कि उसने ये सजा नहीं चुनी, तुम लोगों ने चुनी। लेकिन फिर बोली, पर वादा तो वादा होता है, और मैं, कांग सोयुल, अपने व्यूअर्स से किया वादा कभी नहीं तोड़ती। चैट में आ गया। लोगों ने याद दिलाया कि वह पहले भी कई बार चारा डाल चुकी है, कहकर कि अगला गेम बहुत फेमस होगा, और फिर कोई रैंडम इंडी गेम चला देती है। पिछली बार बोला था ग्लोबल गेम खेलेगी, फिर बालात्रो चला दिया। किसी ने उसका बचाव किया कि उसके अलावा और कोई इंडी गेम्स नहीं खेलता। उसने फिर ऐलान किया, गेम पूरा न कर पाने की सजा के तौर पर मैं आरपी को डोमिनेट करूंगी। चैट ने चिढ़ाया कि वह बात बदल रही है और इससे बवाल मचने वाला है। कुछ लोग हाइप करने लगे, क्या एक और आरपी विब, लेट्स गो। वह कैरेक्टर क्रिएशन में गई। उसने कहा, मेरे कैरेक्टर की अपीयरेंस बदलने की जरूरत नहीं है ना? सिस्टम, आपने अपनी कोर एबिलिटी चुन ली है, कैरेक्टर अपीयरेंस सेव हो चुकी है। वह एक्साइटेड हो गई। मैं एक ओपी एबिलिटी चुनूंगी। ट्यूटोरियल ने कॉम्बैट करेक्शन समझाया। कॉम्बैट करेक्शन 50%। ये सिस्टम लड़ाई में स्टांस, मूवमेंट और एबिलिटी यूज में मदद करता था। ज्यादा प्रतिशत मतलब ज्यादा मदद। पूछा गया, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं। चैट चिल्लाने लगी, गो 0 ब्रो और 0% लेट्स गो। किसी ने कहा कि बिना किसी करेक्शन के ट्यूटोरियल क्लियर करना, क्या वो मुमकिन भी है? नैरेटर ने समझाया कि पिछले वर्ल्ड यूजर्स के मुताबिक 0 करेक्शन चुनने वाले प्लेयर्स का प्रतिशत 0 था, कोई नहीं करता था। सोयुल ने सोचा, मैंने इंडी गेम्स खेलकर ट्रेनिंग ली है, तो फिजिकल मूवमेंट्स में कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन बिना करेक्शन के ऐसा लगेगा जैसे अचानक एक तीसरा हाथ कंट्रोल कर रही हूँ। वह हिचकी, फिर कंधे उचका दिए, जो होगा देखा जाएगा। चैट ने मजाक किया कि वह कभी नहीं करेगी। क्या सबको नो कॉम्बैट करेक्शन चाहिए? तभी एक मिशन पॉपअप आया। मिशन 0 कॉम्बैट करेक्शन के साथ ट्यूटोरियल क्लियर करो। पूरा करने पर 5000 वॉन इनाम। पैसों की रकम ने उसका माइंडसेट तुरंत बदल दिया। वह चिल्लाई, रियल स्ट्रीमर्स कम से कम एक बार तो ट्राई करते हैं, और उसने 0% चुन लिया। चैट ने स्पैम किया कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, और उसे चिढ़ाया कि मिशन आते ही उसका मन बदल गया। उसने ऐलान किया, मैं ट्यूटोरियल क्लियर होने तक 0 कॉम्बैट करेक्शन ही इस्तेमाल करूंगी। बाद में वह स्ट्रीम पर वापस आई, फ्रस्ट्रेटेड। चैट, ये असली है। एटिनेल ने मुझे 2 मिनट में मार दिया। उसने बताया कि उसे बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के उससे लड़ना पड़ा, और वह अचानक हमला कर गया। चैट ने कहा कि 2 मिनट टिकना बुरा नहीं है, कई प्रो भी फेल हो गए थे। उन्होंने कहा कि बिना कैरेक्शन और सिर्फ एक कोर एबिलिटी के साथ एटिनेल को हराना लगभग नामुमकिन है। वो क्वेस्ट असल में जीतने के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि एक दीवार की तरह था। सोयुल ने फिर फोकस बदला। खैर, अब जब मुझे वॉकी टॉकी और हथियार मिल गए हैं, तो बस भागना है ना? गेम ने समझाया कि फार्मिंग मतलब गेम के दौरान मिले आइटम्स। उसे दूसरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिला, रिसर्च फैसिलिटी से भागो। सिस्टम ने कहा, ऑटोमेटिक पार्टी मैचिंग शुरू हो गई है। पार्टी में 4 लोग होंगे। पार्टी? हाँ, मुझे इसे पार्टी में क्लियर करना होगा, है ना? चैट ने उसे पैथेटिक कहा कि वह कैरी होना चाहती है। दूसरों ने कहा कि उसे पार्टी मैचिंग समझ ही नहीं आई। मैचिंग फेल हो गई, पार्टी मैचिंग फेल हो गई। वह चौंकी। फिर पार्टी मैचिंग एक्सपैंडेड सर्च शुरू हुई। इसमें वही प्लेयर्स आते थे जो उसी मिशन पर थे। चैट ने समझाया कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करती है जिनका कॉम्बैट करेक्शन प्रतिशत एक जैसा हो, मतलब वह सिर्फ दूसरे 0 करेक्शन प्लेयर्स से ही मैच होगी, और ऐसा कोई बेवकूफ नहीं करता। उसके अलावा वह घबरा गई। क्या मतलब मैं 0 करेक्शन वालों के साथ ही मैच होंगी? चैट हंस पड़ी। बिल्कुल, नो करेक्शन पार्टी, इस बार तुझे कैरी करना पड़ेगा। उसने मिशन कैंसिल करने का सोचा, लेकिन तभी पार्टी मैचिंग सक्सेसफुल हो गई। वह और घबरा गई। नहीं, कैंसल कैंसल। लेकिन देर हो चुकी थी। सिस्टम लाइन आई, आप उसके मौजूदा ट्यूटोरियल मिशन में शामिल होंगे। रिसर्च फैसिलिटी से भागो। उसके दिमाग में बस आया, मैं तो फंस गई। सीन वापस गेम में कट हुआ। वह स्पॉन हुई और चारों तरफ देखा। उसने कहा, चैट, ये मजाक नहीं है। उसने हर जगह टूटे हुए एटिनेल्स देखे,
चैट पागल हो गई। क्या ये असली है? उन्होंने सोचा कि जिससे वह मैच हुई है वह कोई प्रो होगा। उन्होंने कहा कि प्रो भी बिना कॉम्बैट करेक्शन ट्यूटोरियल क्लियर नहीं कर पाते। उसने नोटिस किया कि उसने उन्हें गन से नहीं हराया था। उसने इतने सारे एटिनेल्स बिना गन और बिना कॉम्बैट करेक्शन के मार दिया। उसे समझ आया कि इस बार वह सच में कैरी होने वाली है। वह एक्साइट हो गई। मैं सच में कैरी होने वाली हूँ, चलो इस आदमी को ढूंढते हैं। वह कॉरिडोर्स में चलती हुई पुकारने लगी, कोई है? तभी कोई चुपचाप सामने आ गया और वह चौंक गई। आई एम सॉरी। उसे लगा कि वह उस पर हमला कर बैठेगी। उसने देखा कि वह दुश्मन नहीं है। उसने खून से सने टेस्ट सब्जेक्ट कपड़े पहने थे। उसने सोचा यही होगा। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस बाएं कहा और आगे बढ़ गया। वह उसके पीछे दौड़ी। हम एक ही पार्टी में हैं, तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? उसने जल्दी से अपना इंट्रो दिया। मेरा नाम कांग सोयुल है, मैं अभी स्ट्रीम कर रही हूँ। उसने पूछा कि क्या सब कुछ स्ट्रीम करना ठीक है? वैसे मैं अभी भी लाइव हूँ, क्या मैं ये सब स्ट्रीम कर सकती हूँ? उसने बताया कि पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मोड ऑन है, तो उसका चेहरा ढका रहेगा। वह एक पल के लिए रुक गया। सोयुल ने सोचा ये अचानक क्यों रुक गया? शायद वह नाराज हो गया। इससे पहले कि माहौल साफ होता, दुश्मन आ गए। 2 टेस्ट सब्जेक्ट भाग निकले हैं। गार्ड्स चिल्लाए, उन्हें मार दो, पकड़ने की जरूरत नहीं। वू ह्यून आगे बढ़ा। उसने एक जंजीर वाली दरांती जैसे हथियार से हमला किया, दुश्मनों को काटता हुआ। सोयुल और चैट सन्न रह गए। ये बंदा आखिर है कौन? चेंट शायद तो ठंडी एएफ है। सोयुल ने माना कि उसे रिवर्स प्लैनेट की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे समझ आ रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। बिना किसी गेम हेल्प के कोई ऐसा हथियार कैसे चला सकता है? चैट रिएक्ट करने लगी। हाँ, ये समझ से बाहर है। डब्ल्यूथ मैं क्या देख रहा हूँ? उन्होंने पूछा कि क्या किसी को पता है वह कौन सी एबिलिटी यूज कर रहा है। किसी ने नोटिस किया कि उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। किसी ने अंदाजा लगाया कि यह हवा होगी, लेकिन दूसरे ने कहा कि अगर हवा होती तो ऐसा नहीं दिखता। एक और व्यूअर ने कहा कि उसे नहीं पता ये क्या है, लेकिन वह 100% यकीन से पीवीपी में उससे हार जाएगा। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, एकमात्र कोर एबिलिटी जो आंखों का रंग बदलती है और फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाती है, वह है एब्सोल्यूट बीइंग। सोयुल ने सदमे में दोहराया, एब्सोल्यूट बीइंग? स्क्रीन पर एक स्टेटस कार्ड दिखा। अटैक 85 100, डिफेंस 85 100, पावर 100 100, एबिलिटी 0 100, स्पीड 90 100, रेसिस्टेंस 70 100। इसका मतलब था कि यह फिजिकल स्टैट्स और रेसिस्टेंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। गेम ने एक कम्युनिटी स्क्रीन दिखाई। रिवर्स टाइम कम्युनिटी रिकमेंडेड। कॉन्फिडेंटली अवॉइड करने वाली चीजें 1 से 25। नंबर ए था एब्सोल्यूट बीइंग। एक यूजर ने लिखा था कि उसे सच में समझ नहीं आता कि ये कचरा स्किल गेम में है ही क्यों। ऐसे गेम में एबिलिटीज यूज न कर पाना अजीब है, जहां एबिलिटीज ही सब कुछ हैं। किसी ने पूछा कि क्या बिना एबिलिटीज के लड़ना मुमकिन भी है? किसी और ने कहा कि उसने कभी किसी को दूसरी रन में एब्सोल्यूट बीइंग चुनते नहीं देखा। एक ने माना कि उसने क्यूरियोसिटी में एक बार लिया था और तुरंत कैरेक्टर डिलीट कर दिया। किसी ने मजाक किया कि इसे यूज करने पर आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं, जिससे आप सच में एब्सोल्यूट बीइंग लगते हो। फिर उसी थ्रेड में किसी ने थोड़ा बैलेंस्ड नजरिया दिया। उसने कहा कि बिना स्टैट करेक्शन वाली फाइट में इसका फिजिकल बफ काम आ सकता है। सीन में वापस सोयुल और चैट वू ह्यून को देख रहे थे। किसी ने पॉइंट किया कि वह अभी भी सिर्फ लेवल 1 होना चाहिए, फिर उसकी मूवमेंट्स इतनी कैसे हो सकती हैं? चैट ने पूछा, ये बंदा आखिर है कौन? एक्शन पर कट हुआ। दुश्मनों ने हमला किया। किसी ने चिल्लाया, संभल कर। एटिनेल्स ने वॉर किए, फायर किया और वू ह्यून उनके बीच से निकलता चला गया। स्क्रीन पर डार्क ओवरले आया और वहीं बदले वाली आवाज उसके दिमाग में फिर गूंजी, मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, अभी काफी नहीं है। वू ह्यून, अपने बदले में और हिंसक बनो, जैसे उसके भूत उसे उकसा रहे हों। वह बेरहमी से लड़ता रहा। सोयुल ने शूट करके मदद करने की कोशिश की। लड़ाई के बाद उसने एक दुश्मन पर आखिरी शॉट मारा। वह हांफी, डैम 8, फिर रिलैक्स हुई। वो काफी कूल था। चैट ने कहा कि वह शूटिंग में सच में ठीक है। ऐसा खेलने के लिए अच्छा एम जरूरी होता है। फिर कुछ लोग बोले कि ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे सारा काम उसी ने किया हो, जबकि आखिरी हिट बस उसी ने मारी थी। चैट में स्पैम होने लगा, किल स्टीलर, किल स्टीलर। वह मुस्कुराई और कंधे उचका दिए। तो मैंने मदद तो की ना, शरारती स्माइल के साथ। फिर उसने उसे बुलाया, वू ह्यून। मिस्टर हार्ड कैरी। वह हिचकी, फिर नर्वस होकर पूछा, तो तुम नाराज तो नहीं हो, है ना? उसने जल्दी से जोड़ दिया कि वह जानती है ये सब उसकी वजह से हुआ है, वह बस थोड़ी मदद करना चाहती थी। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं, तुमने मदद की। उसने डांटा नहीं, बल्कि मान लिया। चैट पिघल गई, क्या ये तो अच्छा भी है टीटी। लोग बोले कि वह किल स्टीलर को भी अपने नीचे ले रहा है। कमाल है। प्राइवेसी मोड की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन सब कह रहे थे कि वह हैंडसम ही होगा।
उसकी आवाज भी अच्छी लग रही थी, भले ही मॉड्यूलेटेड हो। सोयुल एक्साइट हो गई। सच में? फिर तुरंत पूछा, तो क्या मैं ट्यूटोरियल में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैं जितनी मदद हो सके करूंगी। उसने जवाब दिया। हाँ ठीक है। वे साथ चलने लगे। उसके कदमों की आवाज गूंजी। उसने कहा, मुझे बैक वुह्यून कहो। वह चौंकी। ओह, मिस्टर हार्ड कैरी? फिर सुधरी। हाँ, वुह्यून। चैट सोचने लगी कि क्या यही उसका असली नाम है, क्योंकि ये सेंसर्ड नहीं लग रहा था। वह थोड़ी हिचकी, फिर पूछ लिया, अगर ज्यादा नहीं हो, क्या तुमने अपनी पहली कोर एबिलिटी के तौर पर एब्सोल्यूट बीइंग चुनी थी? उसने सीधे जवाब दिया। हाँ। चैट फट पड़ी। वाह, तो सच में? कुछ लोग बोले कि उन्हें एब्सोल्यूट बीइंग पर फिर से सोचना पड़ेगा। दूसरे बोले, रीइवैल्यूएट। मेरा पैर, ये अब भी बेकार है। किसी ने कहा कि वह सही है, नॉर्मल लोग वो नहीं कर सकते जो वुह्यून ने किया। सोयुल ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वाओ, तुम बिना एबिलिटीज के गोलियों से कैसे बच रहे हो? तुम और कौन से गेम खेलते हो? उसने कैजुअली जवाब दिया, खास कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? फिर उसने अचानक कहा, आगे लगभग 20 मीटर पर 2 एटिनेल हैं। सोयुल कंफ्यूज हो गई। हाँ, 20 मीटर? उसने आगे देखा और थोड़ी देर बाद उन्हें देख लिया। चैट फिर शॉक्ड हो गई। उसने नोटिस किया कि उसके पास कोई डिटेक्शन एबिलिटी भी नहीं थी, फिर भी उसे दुश्मनों की संख्या और दूरी पता थी। उसने इसे नॉर्मल बताते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर सबने देखा कि वह बिल्कुल सही था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सोयुल फिर घबरा गई, लेकिन वुह्यून पहले ही मूव कर चुका था। हल्का सा फ्लैशबैक जैसा फील आया। उसने कहा, जब मैं गेमिंग में बहुत सीरियस था, मैं वहां रैंकर था, मतलब वह कोलोसियम गेम का टॉप रैंक प्लेयर था। और फिर उसने बिना किसी करेक्शन के एक एटिनेल को ऐसे तोड़ दिया जैसे कुछ भी नहीं हो। चैट पागल हो गई। डैम, पागलपन, एक एटिनेल, ऐसे ही? सबने याद दिलाया कि यह बिना कॉम्बैट करेक्शन के था। तो ये होता है कोलोसियम रैंकर। किसी ने दोहराया, कोलोसियम रैंकर? तभी समझ आता है। सोयुल ने पूछा, इतना बड़ा मामला है क्या कोलोसियम में रैंकर होना? उसे इसकी अहमियत समझ नहीं आ रही थी। चैट ने उसे थोड़ा रोस्ट किया, इसे इसकी सिग्निफिकेंस भी नहीं पता। डैम ने हिपस्टर। किसी और ने माना कि उसे भी नहीं पता था और पूछा कि क्या सच में इतना बड़ा है? किसी ने समझाया कि उस वक्त कोलोसियम रैंकर्स को प्रो ऑफर्स मिलते थे। किसी ने कहा कि मशहूर प्रो गेमर बैटलर भी रैंकर था। सोयुल उस नाम पर घबरा गई। बैटलर? बैटलर तो रिवर्स प्लैनेट प्रोसीन का सबसे बड़ा प्लेयर नहीं है। चैट सोचने लगी कि क्या वुह्यून कभी बैटलर से भिड़ा था, और अब लड़ाई होती तो क्या होता। वुह्यून ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, चलो आगे चलते हैं। वह होश में आई। हाँ, वे फाइनल रूम में पहुंचे। एक गार्ड सामने आया। फाइनल ट्यूटोरियल मिशन, तुम यहां तक आ ही गए? उसने कहा। वह हंसा और बोला कि उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि यही उनकी कब्र बनने वाली है। टेक्स्ट दिखा, लैब सिक्योरिटी चीफ, ट्यूटोरियल बॉस। उसने धमकाया, चिंता मत करो, तुम जल्द ही अपने मरे हुए साथियों से मिलोगे। वुह्यून को समझ आया, सिक्योरिटी चीफ मतलब अभी तक सब कुछ ट्यूटोरियल ही था। उसके दिमाग में भूत फिर बोले, मिल गया, उसे मारो, मार दो। वे उसे और उकसा रहे थे। सिक्योरिटी चीफ चिल्लाया, ये मत समझना कि तुम जिंदा बाहर निकलोगे। लड़ाई शुरू हो गई। सोयुल ने फायर किया, लेकिन कुछ हुआ। बॉस ने पार्टिकल बैरियर एक्टिव कर लिया। वह चौंक गई। मुझे लगा पार्टिकल बैरियर सिर्फ अनअवेकंड के लिए होता है। चैट ने समझाया कि सिक्योरिटी चीफ खुद भी अवेकंड था, और बॉस है तो इतना तो होगा ही। उन्होंने सोयुल को चिढ़ाया कि हर चीज गोली से सुलझाने की उसकी आदत बेकार लग रही है। उसने चिल्लाया, वुह्यून, मैं यहां से कवरिंग फायर दूंगी। चैट हंस पड़ी कि उसने तुरंत अपने कैरी को पुकार लिया। कुछ बोले कि वह जल्दी सिचुएशन समझ गई और कैरी होने को तैयार है। वुह्यून ने बस कहा, हाँ, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। वह आगे बढ़ा और बॉस की स्किल ट्रिगर हो गई। चैट ने उसे आयरन मैन से कंपेयर किया, उसकी भारी आर्मर और स्किल्स की वजह से। उन्होंने देखा कि उसके पैरों के नीचे जमीन धंस रही थी और कहा कि वह उस हालत में कम से कम 1 टन का होगा। सबने सोचा कि एक हिट में कोई मर ही जाएगा। चीफ दहाड़ा, मैं तुम्हें चीयर डालूंगा। वह चार्ज किया। उसने पूछा कि वुह्यून कब तक बचता रहेगा, लेकिन वुह्यून सब कुछ डॉज करता गया। व्यूअर्स बोले कि एक भी हिट जानलेवा हो सकती थी, और वे खुद करेक्शन ऑन होने पर भी ऐसा डॉज नहीं कर पाते। उन्होंने कवरिंग फायर का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। वुह्यून के दिमाग में भूत फिर आए, खून के प्यासे। वे चीफ के आदमियों से कह रहे थे, अपनी आयरन स्किल बंद मत करो, इतनी आसानी से मर मत जाना, उसे चीर डालो, मारो, जैसे हमारे साथ हुआ था, और ज्यादा बेरहमी से। इन सब के बावजूद वुह्यून डॉज करता रहा, हमलों के बीच से निकलता रहा, और आखिरकार सिक्योरिटी चीफ को खत्म कर दिया। सिस्टम मैसेज आया, आपकी वजह से लैब सिक्योरिटी चीफ को हरा दिया गया है। सोयुल और चैट सन्न रह गए। हम क्या देख रहे हैं? पागलपन। किसी ने कहा कि यही उनका कैरी है। फिर से याद दिलाया गया कि यह सब बिना किसी करेक्शन के हुआ। किसी ने कहा कि वह लोगों को पीटने का बहुत आदी लगता है, जैसे उसका कोई हिंसक अतीत हो। सोयुल फिर प्रैक्टिकल मोड में आई। खैर, हमने ट्यूटोरियल बॉस हरा दिया, अब बस बाहर निकलना बाकी है ना? वुह्यून ने कहा,
शायद हाँ। चैट ने मजाक किया कि वह पूरी तरह कैरी हो गई और पूछा कि इतना तगड़ा प्लेयर इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहा है। उसने चिल्लाया, चलो वूह्यून। उसने जवाब दिया, हाँ चलो। वे फैसिलिटी से बाहर निकले। सोयुल बाहर आई और स्ट्रेच किया। आखिरकार बाहर सिस्टम साउंड्स बजे। ट्यूटोरियल मिशन, लैब से भागो, पूरा। फिर एक और डिंग, लेवल अप, आपको 1 स्किल पॉइंट मिला है। उसने पूछा, वूह्यून क्या तुम आज मेन क्वेस्ट आगे बढ़ाओगे? उसने जवाब दिया, नहीं, आज यहीं तक। उसने कहा, तो क्या एक पल रुक सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने कहा, ठीक है। वह अपनी स्ट्रीम खत्म करने चली गई। उसके ओवरले पर डोनेशंस और चैट फट रही थी। लोग मजाक कर रहे थे कि नो करेक्शन ट्यूटोरियल पूरा हो गया। किसी ने गेम डेवलपर ग्रे गेम्स को बेशर्म कहा। कुछ बोले कि वह टॉप 100 सबसे ज्यादा हार्ड कैरी स्ट्रीमर्स में आ जाएगी। किसी ने कहा कि देखने में मजा आया। किसी और ने कहा कि वह अब भी आया और सब खत्म हो गया। कुछ ने स्ट्रीम के लिए धन्यवाद कहा और बोले, कल मिलते हैं। सोयुल वापस वूह्यून के पास आई। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। उसने कहा कि कोई बात नहीं और पूछा कि क्या बात है। वह नर्वस हो गई और झट से बोल पड़ी, क्या तुम मेरे स्ट्रीम्स में रेगुलर आ सकते हो? उसने दोहराया, तुम्हारी स्ट्रीम? उसने समझाया, हाँ, मैं ज्यादातर रिवर्स प्लैनेट की मेन क्वेस्ट और कभी कभी पीवीपी करती हूँ। उसने कहा कि वह उसके शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रीम कर लेगी और उसे अच्छा खासा अपीयरेंस फी भी देगी। वह रुका, फिर बोला, मुझे माफ करना। उसने नरमी से मना कर दिया। उसने मान लिया, ठीक है। उसने मन में सोचा कि उसका एक्सप्रेशन भले ही दिख नहीं रहा, साफ बता रहा था कि वह उसे मना नहीं सकती। फिर उसने पूछा, तो क्या कम से कम तुम्हें फ्रेंड के तौर पर ऐड कर सकती हूँ? उसने कहा, हाँ चलो ठीक है। वह मुस्कुराई, तुम्हारे साथ खेलकर मजा आया। उम्मीद है तुम इस गेम को एंजॉय करोगे। फिर सिस्टम लाइन दिखी। कांग सोयुल ने गेम छोड़ दिया है। वूह्यून मेन्यू में अकेला रह गया। उसने नोट किया कि अब ट्यूटोरियल खत्म हो चुका था, लेकिन उसके मन में सवाल था, ट्यूटोरियल खत्म हो गया, फिर भी मैं उस तरफ क्यों नहीं लौटा? वह अब भी इसी दुनिया में फंसा था। अपनी 10 साल की नर्क जैसी दुनिया में वापस नहीं भेजा गया। फिर रिवर्स टाइम कम्युनिटी की स्क्रीन दिखी। एक थ्रेड था, जनरल नो करेक्शन नो गन्स रन हैकर क्यों था? ये उसी के बारे में था। लोग उस पर हैकिंग का आरोप लगा रहे थे क्योंकि जो उसने किया वह नामुमकिन लग रहा था। टाइटल था, बैक वूह्यून हैकर क्यों है, मैं बताऊंगा। पोस्ट पर ढेर सारे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स थे। नैरेशन बोली कि बैक वूह्यून को अभी यह पता नहीं था। आज का यह गेम प्ले उसके लिए ऐसा भविष्य लेकर आएगा जिसे वह अभी देख नहीं सकता था। फिर एक डोनेशन दिखा। अनोनिमस व्यूअर नंबर 66 ने 3000 वॉन डोनेट किए, मैसेज के साथ, असली दुनिया में वापस आकर कैसा लग रहा है? सीन की शुरुआत सुबह के वक्त रिवर्स प्लैनेट बनाने वाली कंपनी प्लैनेट अर्थ के कोरियन ब्रांच ऑफिस से हुई। हर कोई टेंशन में था। वजह थी एक ही प्लेयर जिसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। वे एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे थे जो पहले कभी नहीं आई थी। किसी ने गहरी सांस ली। हाँ, उन्होंने कहा कि कितनी बार देखने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वे वूह्यून का वीडियो देख रहे थे जिसमें उसने बिना किसी करेक्शन और बिना हथियार के गार्ड कैप्टन को चकनाचूर कर दिया था। ऑनलाइन कम्युनिटी पहले ही इसे हैक मान चुकी थी। यूजर्स कंपनी के बोर्ड्स पर टूट पड़े थे जवाब मांगते हुए। उन्होंने समझाया कि हैक का मतलब गेम हैकिंग प्रोग्राम होता है। किसी ने कहा कि यह बहुत बड़ा सिरदर्द है। किसी और ने पूछा, क्या पक्का है कि ये हैक नहीं है? जवाब मिला कि वे पूरी तरह पक्के हैं। उन्होंने कैरेक्टर क्रिएशन से लेकर सब कुछ चेक किया था और किसी भी एक्सटर्नल प्रोग्राम से छेड़छाड़ का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कहा कि वे अदृश्य होने वाले, दीवारों के आर पार जाने वाले ढेरों हैकर्स देख चुके हैं, लेकिन ऐसी मूवमेंट्स कभी नहीं देखी। यह नामुमकिन था। यह कंट्रोल का ऐसा लेवल था जिसे हैक से भी कॉपी नहीं किया जा सकता। किसी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। अगर यह हैक नहीं था तो वह इंसान पूरी तरह पागल था। लेकिन एक छोटी सी संभावना थी कि यह कोई ऐसा हैक हो जिसे वे अभी तक पकड़ नहीं पाए हों। उन्होंने फैसला किया कि अब सही तरीके से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दृश्य वूह्यून और सोयुल की बातचीत पर कट हुआ। तो ऑनलाइन कम्युनिटी मेरे कारण हंगामा मचा रही है? उसने पूछा। सोयुल ने कहा, हाँ, अभी पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है। यूजर्स के बीच एक नो करेक्शन चैलेंज भी शुरू हो गया था। एक कम्युनिटी पोस्ट दिखी, पॉपुलर थ्रेड, नो करेक्शन एक्स नो गन्स एक्स चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक यूजर ने लिखा कि बिना करेक्शन वह अपनी पावर्स तक एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। किसी ने गार्ड कैप्टन के खिलाफ अपनी 45वीं कोशिश पोस्ट की। ढेर सारे कमेंट्स थे जैसे, बैक वूह्यून, क्या ये हैकर नहीं है? LOL, बिना हैक के नामुमकिन है। क्योंकि सब फेल हो रहे थे, उन्होंने यही कहानी बना ली कि वह हैकर है। सोयुल ने कहा कि जब उसने पहली बार वीडियो देखा तो वह खुद शॉक में थी।
उसने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसने अपना नाम बताया था और वह पहले उसे लड़ते देख चुकी थी। उसे पता था कि वह अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जो नहीं जानता वह जरूर उसे हैकर ही समझेगा। इसी वजह से उसे कंपनी से मैसेज आया था। वो ह्यून ने पूछा, कौन सा मैसेज? उसने समझाया कि यह प्लेनेट अर्थ कोरिया की तरफ से था। वे यह वेरीफाई करना चाहते थे कि वह हैक यूज कर रहा है या नहीं। चैट पागल हो गई ये सुनकर कि गेम कंपनी खुद बीच में आ रही है। उसने सोयुल को आया मैसेज पढ़ा। हेलो वो ह्यून, आपसे संपर्क करने का कारण। उसे समझ आया कि यह उसे सोयुल के जरिए भेजा गया था। सोयुल ने कहा कि इससे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी। वो ह्यून ने सोचा कि डेवलपर्स से संपर्क करने का यह शायद एकमात्र मौका है। अगर कोई ऊपर का आदमी आया तो उसे दूसरी दुनिया के बारे में कोई हिंट मिल सकता है। उसने कहा कि वह सोचेगा, लेकिन फिर तय कर लिया कि वह यह करेगा। सोयुल खुश हो गई। सच में? अच्छा सोचा। उसने कहा कि अगर वह रीपीएल खेलता रहेगा तो अपना नाम साफ करना बेहतर है, वरना हर जगह हैकर कहां जाएगा। वो ह्यून ने कहा कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से उसका चेहरा तो ब्रॉडकास्ट में दिखता भी नहीं है, तो कोई उसे पहचानेगा कैसे? सोयुल ने समझाया कि नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा। उसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी यूनिक है कि पहचान छुपाना नामुमकिन है। प्रो सीन में भी कोई ऐसा नहीं लड़ता। यहां तक कि प्रो प्लेयर्स जब अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं तब भी उनकी आदतों से पकड़ लिए जाते हैं। उसने एक कम्युनिटी पोस्ट दिखाया। प्रो का ऑल्ट अकाउंट मिल गया, LOL। उसमें किसी के टेलीकिनेसिस यूज करने से पहले जमीन पर 2 बार टैप करने की आदत का जिक्र था। वू ह्यून ने कहा, काफी जिद्दी है। सोयुल बोली कि उसे खुशी है कि उसने यह करने का फैसला लिया, वरना उसे बहुत ज्यादा हेट मिलती। उसने पूछा, क्यों? उसने कहा कि भले ही उसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हंगामा मचाने वाले पहले उसे दोष देंगे, फिर उस पर चढ़ जाएंगे। वू ह्यून ने कहा, समझ गया। सोयुल को उसका मैसेज आया, मैं करूंगा। वह चिल्लाई, यस, और तुरंत स्ट्रीम हाइप करने लगी। ऐसे में तो इतने बज के साथ व्यूअर्स की गिनती आसमान छू जाएगी, है ना? उसका व्यूअर काउंट उछल गया। वह हंसने लगी। हे, तैयार हो जाओ सब लोग। रीपीएल के इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। उसने नोटिस पोस्ट किया, हम एक हैक क्लैरिफिकेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिर इंट्रो दिया, हेलो सब लोग, अभी का सबसे हॉट टॉपिक है ना, बैक वू ह्यून का हैक विवाद। हम इस विवाद को साफ करने के लिए ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। 4 दिन बाद ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। सोयुल ने बताया कि शुरू में ही 10,000 व्यूअर्स आ गए। एक्साइटमेंट पागलपन वाला था। साफ था कि लोग हैक विवाद में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। उसने वू ह्यून को फिर से इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने वू ह्यून को फिर से बुलाया है। हेलो, ये हैं बैक वू ह्यून। चैट ने उस पर नफरत उड़ेली। उसे बेशर्म हैकर कहा। कुछ बोले कि हैक्स के साथ खेलने में मजा ही क्या है। कुछ बोले कि अगर वह हैकर नहीं निकला तो वे क्या करेंगे। सोयुल ने चैट को चेतावनी दी कि बदतमीजी की तो वह बंद कर देगी। उसने वो ह्यून से पूछा कि इस विवाद पर उसका क्या सोचना है। उसने कहा, खैर बस, मुझे ये बेतुका लगता है। सोचना भी अजीब है कि इतनी सी बात विवाद बन जाएगी। सोयुल ने कहा कि इतनी सी बात कहना भी अपने आप में कमाल है। चैट ने उसे रोस्ट किया कि वह उस प्ले को हल्का बता रहा है जिसने रिवर्स टाइम को उलट पुलट कर दिया। उसने पूछा कि वे इसे क्लैरिफाई कैसे करेंगे। उसने कहा कि उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। फिर इंट्रोड्यूस किया, आप आ गए हैं। हेलो, मैं पार्क गुमह्यून हूँ, प्लेनेट अर्थ कोरिया का फर्स्ट ऑपरेशंस टीम लीडर। उसके नाम के साथ GM टैग था। चैट फट गई। ये कौन है? वो GM बुला लिया। लोगों ने कंफर्म किया कि यह असली GM है। सिर्फ परमिशन वाले GMs को ही वह टैग मिलता है। कुछ ने मान लिया कि शायद वह हैकर नहीं है। वो ह्यून ने सोचा कि इस आदमी के पास दूसरी दुनिया के बारे में कुछ जानने का अच्छा चांस है। उसने तय किया कि वेरिफिकेशन के बाद वह पूछेगा। सोयुल ने अपना और वू ह्यून का इंट्रो दिया। मिलकर खुशी हुई। पार्क ने कहा, तो यही है वह बैक वू ह्यून। उसने कहा कि बाहर से देखने पर वह कोई अजीब इंसान नहीं लगता। फिर वह उन्हें एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम में ले गया जहां पावर्स या कॉम्बैट की प्रैक्टिस की जा सकती थी। उसने वेरिफिकेशन समझाया। वे कुछ बैटल्स को ऑब्जर्व करेंगे ताकि एक्सटर्नल प्रोग्राम की मदद की जांच हो सके। वो ह्यून ने सोचा कि यह ऐसी जगह है जो उसने उस दूसरी दुनिया में कभी नहीं देखी थी। सब तैयार हो गए। पार्क ने कहा कि वे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग बोर्ड से शुरू करेंगे। उसी वक्त भूतों की फुसफुसाहट फिर आई। मेरा बदला लो वो ह्यून ने बुदबुदाया। हाँ, वो ह्यून ने उसे नंगे हाथों से कुचलना शुरू कर दिया। चैट सन्न रह गई। क्या वह सच में एक इंटरमीडिएट एटिनेल को नंगे हाथों से तोड़ रहा है? लोग बोले कि वह चीज तो स्लेजहैमर के सामने भी ठीक रहती है। कुछ डर गए। किसी ने कहा कि उसे एटिनेल पर दया आ रही है। कुछ बोले यह पागल है। सिस्टम ने कंफर्म किया, कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम इंटरफेरेंस डिटेक्ट नहीं हुआ। देव्स जो देख रहे थे शॉक में थे। यह हैक हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करें? अब उनके पास इसे हैक कहने का कोई बहाना नहीं बचा था। किसी ने बुदबुदाया, ये हैक हो ही नहीं सकता। लेकिन डेटा साफ बता रहा था, ये कोई प्रोग्राम नहीं था, ये बस एक आदमी था जो ऐसे मूव कर रहा था। सीन फिर से ट्रेनिंग रूम में शिफ्ट हुआ।
वूह्यून वहीं खड़ा था, सांस बिल्कुल स्थिर, जैसे यह भी एक नॉर्मल ड्रिल हो। उसने पूछा कि क्या वूह्यून एक बार फिर लड़ सकता है, इस बार उस तरीके से जो वे पहले से तय करेंगे। वूह्यून ने बिना हिचके सिर हिला दिया। जीएम ने उसे धन्यवाद दिया और एक अजीब सी कंडीशन रखी। इस बार कृपया चेन सायत का इस्तेमाल करके 3 इंटरमीडिएट टीयर ट्रेनिंग बॉट्स का सिर काटिए। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था और ऑप्टिमल भी नहीं, क्योंकि चेन सायत आमतौर पर ऐसे यूज नहीं की जाती। साफ था कि वे देखना चाहते थे कि वह हथियार को पूरी तरह प्लेयर कंट्रोल तरीके से चला सकता है या नहीं। वूह्यून ने बस कहा, समझ गया। बॉट्स स्पॉन हुए, एटिनल्स आगे बढ़े, उनके मेटल फ्रेम्स गूंज रहे थे। उसने चेन सायत घुमाई और चेन ऐसे मूव करने लगी जैसे उसमें जान हो, लिपटना, झपटना, फिर झपटना, बिल्कुल वहीं जहां वह चाहता था। सोयुल और चैट पागल हो गए। सोयुल चिल्लाई, मुझे पता था, मैं तब कुछ गलत नहीं देख रही थी। तुम लोगों ने देखा ना, चेन सायत कैसे जिंदा जैसी मूव कर रही थी। चैट स्पैम करने लगी, अभी मैंने क्या देख लिया, वो चेन सायत तो पूरी तरह ब्रोकन है। वाओ, किसी ने मजाक किया कि शायद हथियार नहीं, इंसान ही ब्रोकन है। एक व्यूअर जिसे गेम की सही समझ थी, उसने पॉइंट किया कि चेन सायत आमतौर पर पास के दुश्मनों को स्टैब करने के लिए होती है, न कि किसी रिमोट कंट्रोल मॉन्स्टर की तरह घूमने के लिए। यानी जो वह कर रहा था वो पूरी तरह ऑफ मीटा था और फिर भी परफेक्ट। एक एक करके तीनों इंटरमीडिएट बॉट्स के सिर बिल्कुल वैसे ही कट गए जैसे कहा गया था। जीएम चुपचाप देखता रहा। उसने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए अब उनके पास काफी डेटा है, लेकिन एक एडमिन के तौर पर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई है। उसने सोचा कि क्या यह आदमी सिर्फ एक ही कोर फैक्टर के साथ एडवांस्ड ट्रेनिंग बॉट को भी हरा सकता है। उसने माना कि यह शायद लालच है, लेकिन वह एक आखिरी टेस्ट चाहता है। कंट्रोल रूम में स्टाफ का रिएक्शन आधा एक्साइटेड, आधा डरा हुआ था। किसी ने कहा, हाँ, वो सच में उसे निकाल रहा है, क्या ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा? चैट ने कहा कि एडमिन खून का प्यासा हो गया है। किसी ने मजाक किया कि अगर वह जीत गया तो नेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड उसे ऑफिशियली हैक लेवल इंसान घोषित कर देगा। जीएम ने फाइनल टेस्ट अनाउंस किया, हम एडवांस्ड ट्रेनिंग बॉट के साथ वेरिफिकेशन करेंगे। स्क्रीन पर लिखा आया, एडवांस्ड ट्रेनिंग बॉट, लेट वर्जन, एथियल। ये लगभग बॉस टियर ट्रेनिंग डमी थी, पहले वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक। बॉट सामने आया और ज्यादा भारी, तेज और ताकतवर। वूह्यून का एक्सप्रेशन हल्का सा सख्त हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह इंटरमीडिएट वर्जन से बिल्कुल अलग है। उसने सोचा, जैसा सोचा था, यह पूरी तरह अलग लेवल पर है। अगर अभी एक भी हिट लग गई तो सीधा मौत है। ऊपर से इसकी फिजिकल हार्डनेस भी बहुत ज्यादा है। उसके अटैक्स असर नहीं कर रहे थे। उसने कुछ वार किए और समझ गया कि शायद काटने के बजाय उछल रही है। अगर ऐसा है तो उसे बस तब तक मारते रहना होगा जब तक कुछ काम न कर जाए। पीछे हटने के बजाय वह और पास गया, एक के बाद एक ट्रेड फोर्स करता रहा, लेकिन खुद को एक भी हिट नहीं लगने दी। देखने वाले धीरे धीरे हाइप से डर में बदलने लगे। किसी ने कहा, हाँ, इसे तो बस पागलपन ही कह सकता हूँ, ये मुमकिन कैसे है? किसी ने माना कि अब तो उन्हें सच में डर लग रहा है। उस चीज की एक हिट में वह मर सकता था, लेकिन वह हिट खाने से इनकार कर रहा था। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वह हार रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वह एडवांस्ड बॉट पर हावी होने लगा। आखिर जीएम ने तय किया कि आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। उसके पास जरूरी सारा डेटा आ चुका था। ट्रेनिंग बॉट अचानक लड़ाई के बीच में ही डिस्पॉन हो गया। कदमों की आवाज आई और वह वापस आकर बोला कि वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, इसलिए बॉट हटा दिया गया है। वूह्यून ने सीधे पूछा, तो वेरिफिकेशन का रिजल्ट क्या है? जीएम ने जवाब दिया कि उन्होंने बिना किसी शक के कंफर्म कर लिया है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं हुआ। आसान शब्दों में, वह हैक नहीं कर रहा है। ऑफिशियल फैसला आ चुका था। चैट फिर से फट पड़ी, लेकिन इस बार उलटे रिएक्शन में। लोग चिल्लाने लगे, ये हैक कैसे नहीं है? क्यों? किसी ने पॉइंट किया कि खुद एडमिन ने कंफर्म किया है कि वह हैकर नहीं है। किसी ने कहा कि सबने बिना सबूत के पहले ही उस पर आरोप लगा दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज जैसा टेक्स्ट आया कि हैक का आरोप लगाने वाला बड़ा पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। सोयल स्ट्रीम पर जोर से हंस पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना कि वह हैक नहीं कर रहा। अब भी कोई शक? चैट शांत हो गई। अब कोई शक कर ही नहीं सकता था। एलोल कुछ बोले कि एडमिन के स्टेटमेंट के खिलाफ अपनी हेड कैनन चल ही नहीं सकती। ट्रोल्स भी पीछे हट गए। एक व्यूअर ने नया नाम दिया। उसने कहा कि उसने पहले हैक फिजिकलिटी वाले लोग देखे हैं, लेकिन यह असली हैक फिजिकल मॉन्स्टर है। सोयल को यह बहुत पसंद आया। हैक फिजिकल, मुझे यह टर्म पसंद है। उसने सबको कहा कि अच्छे से याद रखो, वूह्यून हैक यूज नहीं कर रहा। उसकी फिजिकल एबिलिटी बस हैक जैसी दिखती है। वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद सोयुल ने दोनों से छोटा सा फाइनल कमेंट मांगा। वूह्यून ने बस कहा, हाँ, मजा आया। फिर मेहनत के लिए धन्यवाद। सोयुल ने स्ट्रीम समेटी। आज की स्ट्रीम यहीं खत्म।
अगली बार मिलते हैं। लाइव खत्म होते वक्त व्यूअर काउंट 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। चैट में लोग समझ गए कि वह आगे और कंटेंट निकालने की सोच रही है और उसी पर मजाक करने लगे। स्ट्रीम के बाद ऑफलाइन सोयुल ने दोनों को थोड़े फॉर्मल टोन में धन्यवाद दिया। ब्रॉडकास्ट में आने के लिए आप दोनों का फिर से धन्यवाद। पार्क गुमहयून ने कहा कि असल में उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इतनी आसानी से हाँ कर दी, खासकर वूह्यून को। उसने इसे हल्के में टाल दिया। कुछ नहीं, वह बोला। जीएम बुदबुदाया, क्योंकि उसने अभी अभी कुछ बेहद अजीब देखा था। पार्क ने कहा कि वह अब निकलता है। वूह्यून ने उसे रोक लिया। 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। जीएम ने कहा, जरूर। वूह्यून ने पूछा कि क्या गेम में कभी ऐसा बग हुआ है जहां कोई गेम से बाहर नहीं निकल पाया हो। वह यह जानना चाह रहा था कि क्या किसी और ने भी उसकी तरह कुछ झेला है। पार्क ने सोचा, फिर कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना। अगर इतना बड़ा बग होता तो रिपल इतना बड़ा ग्लोबल गेम नहीं बनता। वूह्यून ने शांत आवाज में कहा, लगता है ऐसा ही है। समझ गया, तब मैं सच में चलता हूं। यानी डेवलपर साइड से कोई आसान सुराग नहीं मिला। जीएम के जाने के बाद सोयुल ने राहत की सांस ली। उफ, आखिरकार खत्म हुआ। उसने वूह्यून से कहा कि उसने सच में बहुत मेहनत की। फिर उसे पैसे याद आए। उसने कहा कि वह बाद में स्ट्रीम की कमाई कैलकुलेट करेगी और पूछा कि क्या पे आउट के लिए उसे दोबारा कांटेक्ट करना ठीक रहेगा। वूह्यून ने कहा कि उसे पैसों की खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना। अंदर ही अंदर सोयुल थोड़ा टूट रही थी। ऐसे ही उसे जाने देना कितना बड़ा नुकसान है। मेरे सामने चलता फिरता कंटेंट गोल्ड माइन खड़ा है। वह हिचकी, सोचते हुए कि क्या कुछ और कहना चाहिए। वूह्यून ने उसका एक्सप्रेशन देख लिया। क्या कुछ कहना था? वह अंदर ही अंदर घबरा गई और बोली कि नहीं, आज उसे सिर्फ हैक क्लियरेंस के लिए परमिशन मिली थी, इसलिए वह उसे फिर से स्ट्रीम पर बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने तय किया कि अभी छोड़ देना ही बेहतर है और बस कहा कि वह अगली बार कांटेक्ट करेगी। दृश्य वूह्यून पर कट हुआ, जो अपने गेन चेक कर रहा था। उसे लगा कि उसे उम्मीद से भी कम मिला और वह थोड़ा निराश हुआ। दूसरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस नाम साफ हुआ। तभी उसका इंटरफेस पिंग हुआ। मैसेज था जंग नायोन से। लिखा था, ब्रॉडकास्ट खत्म हो गई है ना, तुरंत कॉम्बैट प्रेप रूम में आओ। वह वहां गया। नायोन पहले से ही हाइप मोड में थी। उसने पूछा, तो स्ट्रीम कैसी रही? उसने जवाब दिया और कहा कि कम्युनिटी रिएक्शन पागलपन वाला था, सब फट गया। लेकिन पर्सनली उसे लगा कि स्ट्रीमिंग उसके लिए नहीं है। चैट संभालना, खेलते हुए बोलना, यह उसकी स्टाइल नहीं है। वह थोड़ी मायूस हो गई। सच में? फिर तुरंत दूसरा तरीका सोचा। उसने कहा, ऐसा सोचो कि तुम्हें चैट पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अकेले खेलना है, तब ठीक लगेगा। वह और आगे बढ़ी। मैं सब सेट कर दूंगी, बस एक बार ट्राई करके देखो, फिर फैसला करना। उसने सीधा मना कर दिया, नहीं, मुझे स्ट्रीम करना ही नहीं है। वह पीछे हट गई और बीप की आवाज के साथ टॉपिक बदल दिया। खैर, अब चलो पीवीपी करते हैं। पीवीपी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन आया। ये प्लेयर्स के बीच की लड़ाइयां होती हैं और पीवीई के साथ मिलकर रिवर्स प्लेनेट का दूसरा बड़ा पिलर है। उसी के लिए उसने उसे प्रेप रूम में बुलाया था। उसने पूछा कि क्या वह बिना रिपल का पीवीपी ट्राई किए ही निकलने वाला है। उसने कहा कि उसे बुरा लगेगा। वूह्यून ने माना कि उसे पीवीपी अपने लिए नहीं लगा और वह कुछ समय तक खेलने का सोच भी नहीं रहा था। दूसरी दुनिया में लौटना भी अब मुश्किल लग रहा था। लेकिन नायोन ने उसे डांटा, कहा कि पीवीपी ही रिपल का दिल है, सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर फैसला नहीं कर सकते। उसने सोचा, पीवीई स्टोरी मोड तो लगभग वैसा ही था जैसा दूसरी दुनिया में, लेकिन पीवीपी में बहुत कुछ नया था। शायद वहां कुछ अलग हो, कोई सुराग भी मिल जाए। उसने फैसला किया, ठीक है, ट्राई करूंगा। नायोन उछल पड़ी, यस, तो मैं पीवीपी समझाती हूँ। उसने जल्दी से समझाया, पहले ड्यूल्स 1v1 या 2v2 बेस्ट ऑफ 3, फिर स्ट्रगल मोड्स, डोमिनेशन, एस्कॉर्ट, कैप्चर, एनिहिलेशन, 5v5 टीम बैटल्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फिर उसने आज का मोड बताया, सर्वाइवल। 100 प्लेयर्स अलग अलग जोन्स में गिरते हैं, गियर फार्म करते हैं और लड़ते हैं जब तक आखिरी इंसान या टीम बच न जाए। एक बैटल रॉयल मोड, चूंकि यह उसकी पहली बार थी, वे टीम मोड करेंगे। उसने कहा कि पीवीपी के लिए सही बिल्ड जरूरी होता है और वह एक रिकमेंड कर सकती है। वूह्यून ने उसे रोका, असल में ठीक है, मुझे पहले से एक बहुत अच्छा बिल्ड पता है, वही बिल्ड जिसने दूसरी दुनिया में मुझे सुपरह्यूमन के नाम से मशहूर किया था। वह वही लेजेंडरी बिल्ड यहां दोबारा बनाने वाला था। नायोन ने कहा कि वह रिकॉर्ड करेगी जब तक वह लॉगिन की तैयारी करे। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी तैयार हो जाता हूं। उसने तय किया कि शुरुआत मिलिट्री बेस से ही होगी। तगड़े प्लेयर्स के लिए वही रूल था। चैप्टर ने बताया, मिलिट्री बेस सर्वाइवल फील्ड्स में से एक है जहां हाई ग्रेड गियर मिलता है। वहां आमतौर पर हाई लेवल प्लेयर्स भरे रहते हैं, इसलिए यह बिगिनर्स के लिए सही नहीं है। बिल्कुल वही जगह जहां वह जाना चाहता था। नायोन ने पूछा कि क्या वह आज का पीवीपी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सकती है। वह गिड़गिड़ाने लगी। उसने उसे शांत रहने को कहा, फिर बोला कि वह इजाजत दे देगा। उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी एक्साइटेड क्यों है। वह चिल्लाई, यस, और लॉग इन कर गई। सिस्टम, स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्टेड, जॉन 1,
मिलिट्री बेस। गेम स्टार्ट होने में समय 68 सेकंड। उसने कहा, जिंदा मिलेंगे फिर से पार्टनर। गेम के अंदर वोह्यून तीसरी मंजिल के एक हॉलवे में स्पॉन हुआ। उसने इधर उधर देखा। तीसरी मंजिल का हॉलवे। उसने लूट चेक की और जीभ क्लिक की। यहाँ फार्मिंग बेकार है, कहीं और जाना पड़ेगा। तभी किल फीड आने लगी। बैक वोह्यून एलिमिनेटेड। लकी डे। शुरुआत में ही एक किल। चैट बोली, हैक फिजिकल सच में अलग लेवल का है। फिर और नाम आए, हाई राइस बोल, ली सियो जून, चिकन इज लव, किम होअन, वाई डिड आई डी, बेस्ट जॉनजू। एक के बाद एक। फीड में बस उसका नाम और डिलीट होते प्लेयर्स थे। बाहर नायोन और बाकी सब लिस्ट को घूर रहे थे। हाँ, ये वोह्यून आखिर कर क्या रहा है? कोरिया की एक सुनहरी शुक्रवार की शाम थी। जो भी खुद को गेमर कहता था वह अपने पीसी के सामने जमकर बैठा हुआ था। पास में स्नैक्स और चिकन रखे थे। सब एक ही चीज के लिए ट्यून इन थे, हैक फिजिकल वाले का पहला असली पर्सनल कंटेंट। रिवर्स टाइम कम्युनिटी पूरी तरह जल उठी थी। फ्रंट पेज पर पोस्ट्स की लाइन लगी थी। 5 मिनट बचे हैं, अगर हैक गॉड आया ही नहीं तो। मैं वेरिफिकेशन ब्रॉडकास्ट 5 बार देख चुका हूं, लेकिन जंग नायोन कौन है? वह एक स्ट्रीमर है। कहा जाता है कि हैक फिजिकल वाले की दोस्त है, और यहां तक कि और कौन है जिसने चिकन ऑर्डर कर लिया है? मैं सबसे पहले LOL। रिवर्स प्लैनेट के स्पेशल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो मैप के अंदर गेम शुरू होने से 5 मिनट पहले नायोन और चसोंग च्योल तैयार हो रहे थे। नायोन ने माना कि अब उसे नर्वसनेस हो रही है क्योंकि स्टार्ट होने वाला था। चा ने उसे चिंता न करने को कहा। उन्होंने पूरी तैयारी की थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने माना कि जब उसे पहली बार कास्टिंग ऑफर मिला था तब वह भी बुरी तरह नर्वस था। चसोंग च्योल ने खुद को रिवर्स प्लैनेट का एक्सपर्ट कमेंटेटर बताया। उसने कहा कि उसे कभी नहीं लगा था कि सोयुल के अलावा कोई और हैक फिजिकल वाले को बुक कर पाएगा, लेकिन जैसे ही नायोन ने कहा कि वह वोह्यून की दोस्त है, वोह्यून ने आने के लिए हाँ कर दी। सिर्फ यही बात दिखाती थी कि उसे उसके सर्कल पर कितना भरोसा है। लाइव काउंटर ऑन हुआ। लाइव। नायोन घबरा गई। लाइव शुरू होने वाला है। चा ने गला साफ किया और वे शुरू हो गए। स्क्रीन कट हुई। नायोन बोली, हेलो सब लोग, मैं जंग नायोन हूँ। चा ने आगे कहा, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं चसोंग च्योल हूँ। बाहर चैट तुरंत फट पड़ी। ओह, खुल गया आखिरकार। फिर स्पैम शुरू हो गया। क्या? हैक फिजिकल वाला कहाँ है? बाहर लाओ, बाहर लाओ। नायोन ने चैट को शांत होने को कहा। उसने बताया कि बहुत से लोग घबरा गए हैं क्योंकि हैक फिजिकल वाला शुरू से कैमरे पर नहीं है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं थी। उसने समझाया कि वह पहले से ही गेम के अंदर है। कैमरा इन गेम कट हुआ। वोह्यून का अवतार दिखा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मास्क ऑन था, इसलिए उसका चेहरा छुपा हुआ था। वह यूं ही एक डैगर घुमा रहा था। चैट पागल हो गई। यही है हैक फिजिकल वाला। जिन लोगों ने क्लिकबेट बोला था, बाहर निकलो, कुछ लोग बस घूरते रहे। डैगर घुमाते हुए भी इतना कूल क्यों लग रहा है? कुछ ने माना कि उन्हें बहुत नर्वस फील हो रहा है। नायोन ने फॉर्मेट समझाया। हैक टूर कंटेंट ऑब्जर्वेशन वैरायटी स्टाइल में होगा। वे उसका गेम प्ले देखेंगे और ऊपर से अपनी राय और कमेंट्री जोड़ेंगे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मोड ऑन था, इसलिए उसका असली चेहरा नहीं दिखेगा, बस मास्क वाला अवतार। व्यूअर्स को बताया गया कि अब वे आखिरकार देख पाएंगे कि हैक फिजिकल वाला असल में रीपीएल कैसे खेलता है। चैप्टर टाइटल दिखा, 007 हैक टूर। वोह्यून के लिए एक मैसेज पॉप हुआ। जंग नायोन से मैसेज, गो गो। उसने कंफर्म दबाया। उसने सोचा शुरू हो गया। मिशन टेक्स्ट आया। अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो से एक संदेश, बचे हुए लोगों को बचाओ ताकि वे सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। फिर मेन मिशन, अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो से जुड़ो। भागे हुए टेस्ट सब्जेक्ट को ढूंढ रहे गार्ड्स को पार करो और जंगल के बाहर स्थित ब्यूरो तक पहुंचो। वोह्यून ने नोट किया कि स्ट्रक्चर वही था, पिछली बार जैसा ही। उस दूसरी दुनिया में वह बस इन लोगों से भागने में लगा रहता था। इस बार वह भाग नहीं रहा था। चीखें गूंजी। आक! गार्ड्स चिल्लाए। वहां है, 3 तरफ से अटैक करो। वे उसे घेरने लगे। उसने बस अपना बैलेंस नीचे किया और ठंडी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे। गार्ड्स दौड़ पड़े, सोचते हुए कि यह कोई बेवकूफ है जो खुद उनके पास आ रहा है। वे चिल्लाए, मर! लेकिन उनके वार हवा में चले गए या ब्लॉक हो गए। शरीर गिरते चले गए। क्वाक, केउक, केउक, केउहोक। वे उसे कमबख्त बक कहकर चिल्लाए, वहां है, उसे भागने मत देना। लेकिन वह उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बाहर ब्रॉडकास्ट ओवरले पर लिखा आया, डेटा प्राइवेसी एक्टिव, विजुअल फीड मास्क्ड, मास्क प्रोटोकॉल बॉम इनेबल्ड। चा ने यह खेल देखा और कहा, ये वो रीपीएल नहीं है जिसे मैं जानता हूं। उसने माना कि इतने सालों की कमेंट्री में उसने ऐसा प्ले पहली बार देखा है। वोह्यून सोच समझकर फाइट नहीं चुन रहा था, वह जानबूझकर दुश्मनों को इकट्ठा कर रहा था। चा ने कहा कि बिना किसी स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन के दुश्मनों को इकट्ठा करना पहली नजर में पागलपन लगता है। चैट में लोग लिख रहे थे कि जब उसने अचानक चिल्लाना शुरू किया तब उन्हें लगा वह पागल है। कुछ ने कहा कि वे कुछ और कर रहे थे, लेकिन उसकी चीख सुनकर देखने आ गए। अब वे स्क्रीन से हट ही नहीं पा रहे थे। एक डोनेशन पॉप हुआ। माई लव
कैट ने 50,000 वॉन डोनेट किए। मैसेज, क्या परफेक्ट एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा ओपी नहीं है? कौन सी स्किल बिना कूल डाउन के होती है? नायोन ने सवाल चा की तरफ फेंक दिया। चा ने गंभीरता से जवाब दिया। उसने कहा कि वह पूरे भरोसे से कह सकता है कि यह अपने आप में ओपी नहीं है। ज्यादातर स्किल्स के अपने यूनिक कूल डाउन होते हैं, इसलिए हैक फिजिकल वाले का बिल्ड जो बिना कूल डाउन वाले कोर एलिमेंट्स इस्तेमाल करता है, कैजुअल व्यूअर्स को ओपी लग सकता है, लेकिन यह धोखा है। उसने समझाया कि परफेक्ट एग्जिस्टेंस असल में सिर्फ फिजिकल स्टैट्स बढ़ाता है, ये कॉम्बैट इंटेलिजेंस या वेपन प्रोफिशिएंसी नहीं बढ़ाता। और याद रखो, हैक फिजिकल वाला बिना किसी करेक्शन के खेल रहा है। अगर इसे एक्सट्रीम तक ले जाओ तो मतलब ये हुआ कि अगर असल जिंदगी में उसके पास ऐसे फिजिकल स्टैट्स होते तो वह बाहर भी ऐसे ही लड़ सकता था। परफेक्ट एग्जिस्टेंस ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे वही इस्तेमाल कर रहा है। गेम के अंदर गार्ड्स चिल्लाए, उसे घेरो। वे उसे कैद करने दौड़े। अचानक एक और आवाज गूंजी, हम अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो से हैं, हथियार नीचे रखो और शांति से सरेंडर करो। टाइटल दिखा, किम च्योल, अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो टीम लीडर। नैरेटर का छोटा नोट, अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो एक सरकारी विभाग जो डायमेंशनल गेट से आने वाली इकाइयों को काबू में करता है और उलटी दुनिया के अंदर उनसे निपटता है। वो ह्यून एक पल के लिए रुक गया। डायरेक्टर किम च्योल नहीं, इस वक्त तो वह टीम लीडर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां दिखेगा, भले ही गेम में ही क्यों ना हो। किम च्योल ने वो ह्यून के खून से सने लैब वाले कपड़े देखे और समझ गया कि वह भागा हुआ सब्जेक्ट है। उसने पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगी और सबको पीछे हटने का आदेश दिया। सब लोग पीछे हटो। किम च्योल ने रेडियो के बारे में पूछा। वो ह्यून ने बताया कि लैब के अंदर से एक एजेंट ने उसे दिया था। किम च्योल का चेहरा गंभीर हो गया, वह शायद मर चुका होगा। एक पल के लिए वो ह्यून ने उसके इस रूप को दूसरी दुनिया वाले वर्जन से तुलना की। टीम लीडर किम च्योल वहां भी उतना ही नेक दिल था। किम च्योल ने कहा कि पहचान कंफर्म होने तक उसे ब्यूरो में रुकना होगा। उसने समझाया कि कुछ मामलों में लैब से जुड़े लोग खुद को पीड़ित बताकर घुस आते हैं। वो ह्यून को कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, मैं आपको गाइड करूंगा। वे उसे बाहर ले गए। सिस्टम चाइम हुआ। मेन मिशन अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो से जुड़ो पूरा हुआ। एक और चाइम, आप लेवल अप हो गए हैं। फिर आपको 1 पावर पॉइंट मिला है। कट टू अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो का हेडक्वार्टर। जगह किसी काउंसलिंग रूम जैसी लग रही थी। वो ह्यून ने चारों तरफ देखा और सोचा, ब्यूरो में काउंसलिंग रूम, यकीन नहीं होता कि मैं यहां आकर बैठूंगा। उसे याद आया कि असली दूसरी दुनिया में लैब से भागने के बाद उसने बदले के लिए पैसे जुटाने को कॉर्पोरेट रिक्वेस्ट्स ली थीं। असैसिनेशन, किडनैपिंग और खासकर उलटी दुनिया की सबजुगेशन। कॉर्पोरेशंस पहले लूट के लिए उलटी दुनिया साफ करती थीं और जब लूट बेकार निकलती तो सफाई का काम उसी पर छोड़ देती थीं। इसी वजह से उसका ब्यूरो से बार बार पाला पड़ा। कभी साथ मिलकर काम किया, कभी तलवारें एक दूसरे पर तान दी। वही सारी मिली जुली यादें अब भारी लग रही थीं। जब वह शांति से उनके ऑफिस में बैठा था, दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। हेलो मिस्टर बैक वो ह्यून, उसने अपना परिचय दिया। मैं ली यूजिन हूँ, अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो की टीम 1 की एजेंट। बाहर चैट फट पड़ी। यूजिन नूना। लोग चिल्लाने लगे कि उसकी खूबसूरती रीपीएल में टॉप 3 में है। वो ह्यून के लिए वह नाम जाना पहचाना था। ली यूजिन, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कुछ झेला है। फिर उसने उसके सामने विकल्प रखे। अब आपके पास 2 विकल्प हैं मिस्टर वो ह्यून। पहला, ब्यूरो की सुरक्षा में एक आम नागरिक की तरह जीना, जिसमें पावर इस्तेमाल करने पर सख्त रोक होगी। दूसरा, अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो का एजेंट बनना। उसने साफ किया कि दूसरे विकल्प में उसे तुरंत फील्ड में नहीं भेजा जाएगा। पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वे तैयार मानेंगे तभी तैनाती होगी। वो ह्यून के दिमाग में दूसरी दुनिया की याद आई। उस दुनिया में मैंने ब्यूरो के एजेंट्स तक को मार डाला था और अब मैं उनका साथी बनूंगा। इस विडंबना से वह अनजान नहीं था। ली यूजिन ने आखिरी सवाल पूछा, तो बताइए आप क्या चुनेंगे, एक नागरिक या एक एजेंट? वो ह्यून ने इस बार सच में सोच विचार किया। उसके दिमाग में सिविलियन चुनने का रास्ता साफ दिख रहा था। अगर वह सिविलियन बनता तो यहां भी वही करता जो उसने उस दुनिया में किया था। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, असैसिनेशन, किडनैपिंग, इन्वर्टेड वर्ल्ड की सफाई और कंपनियों के लिए सारा गंदा काम। वह यहां उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। साथ ही वह इस टाइमलाइन में अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो के अंदरूनी सिस्टम को लेकर भी सच में जिज्ञासु था। उसने ऊपर देखा और पक्के लहजे में जवाब दिया, मैं अन्य लोक प्रबंधन ब्यूरो का एजेंट बनूंगा। ली यूजिन मुस्कुराई। ये अच्छा फैसला है। अगर तुम ज्वाइन करते हो वो ह्यून, तो तुम बहुत बड़ी मदद बनोगे। उसने माना कि ब्यूरो में लोगों की कमी है,
क्योंकि कंपनियां ज्यादा पैसे देकर अवेकन्ड लोगों को लगातार अपने यहाँ खींच लेती हैं। फिर वह थोड़ा आगे झुकी और आवाज धीमी की। उसने कहा कि वह सिर्फ ब्यूरो एजेंट होने की वजह से ऐसा नहीं कह रही। उसने समझाया कि बहुत से अवेकन्ड लोग बाद में कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर पछताते हैं। कॉरपोरेशंस अभी अभी अवेकन्ड लोगों को ट्रेन करना शुरू कर रही है। उनके पास सही नॉलेज नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले हादसों की जिम्मेदारी भी वे अक्सर नहीं लेते और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उसने ब्यूरो से तुलना की। ब्यूरो एक पुराना संगठन है जिसके पास अवेकन्ड लोगों को ट्रेन करने और रिवर्स वर्ल्ड ऑफ इन्वर्टेड वर्ल्ड के खतरों को दबाने का लंबा अनुभव है। उसने माना कि कंपनियों की पे ज्यादा होती है, लेकिन वहां काम के साथ खतरा भी ज्यादा है। उस दुनिया में बहुत से अवेकन्ड लोग कॉरपोरेट मिशंस पर मारे गए थे। कुछ कंपनियां तो पेमेंट भी नहीं करती थीं, जिससे लोगों को अपना हक पाने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते थे। वुह्युन को एक खास घटना याद आई। जब एक कंपनी ने पेमेंट देने से मना कर दिया था, तब उसने उन्हें मजबूर किया था। उसी वजह से वह ब्यूरो की नजर में आया था, एक स्यूडो अवेकन्ड के तौर पर। उन्होंने उसे कुछ समय तक ट्रैक किया था। उसने सोचा शायद उसी वक्त उसकी पहली मुलाकात डायरेक्टर किम से हुई थी। ली यूजिन ने बात आगे बढ़ाई। अब उसका अवेकन्ड प्रोफाइल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। उसने उसे एक वर्क फोन भी दिया। वुह्युन ने पूछा कि उसे सबसे पहले क्या करना होगा। उसने वही स्ट्रक्चर दोहराया, पहले प्रोबेशनरी ट्रेनिंग, फिर स्किल्स वेरीफाई होने के बाद प्रमोशन और टीम असाइनमेंट। वह हल्का सा हंसी और बोली, अगर मुमकिन हो तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरी ही टीम में आओ, टीम 1। वुह्युन ने जवाब दिया, मैं भी दिल से यही चाहता हूँ। अंदर ही अंदर उसने जोड़ा, मैं अब भी उस दुनिया का एक कर्जदार हूँ। उसे याद आया कि बाद में चाहे उनकी कितनी भी टकराहट हुई हो, उसने वह कर्ज उन लैब के साथियों को समर्पित किया था जो बेवजह मारे गए थे। दूसरी दुनिया में ली यूजिन की अगुवाई में हुए लैब रेड की वजह से ही वह और उसके साथी जिंदा बच पाए थे। उसने आखिर में कहा, आपके साथ काम करने को उत्सुक हूँ सीनियर। ली यूजिन मुस्कुराई, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने को उत्सुक हूँ जूनियर। और तभी प्लेयर ब्रेन एक्टिव हो गया। बाहर चा और नायोन का रिएक्शन आया। रुको जरा सब लोग, क्या ये अजीब नहीं लग रहा? एनपीसीज इतनी नेचुरल बातचीत कैसे कर रहे हैं? एनपीसीज तो ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं करते, है ना? व्यूअर्स ने तुलना की। पहले जब उन्होंने सिविलियन या एजेंट वाला प्रॉम्प्ट देखा था तो लगा था ये बस एक ब्रांच रूट होगा, लेकिन अब डायलॉग्स बहुत ज्यादा रियल लग रहे थे। किसी को याद आया, मैंने जो ली यूजिन देखी थी वो भी ऐसी ही थी। दूसरा बोला, नामुमकिन, लेकिन फिर भी यही वो चीज थी जिसका उन्हें शक था। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन गिरा, फुली रिस्पॉन्सिव एआई, ऐसा एनपीसी एआई जो किसी भी सिचुएशन या रिक्वेस्ट पर पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर सके, फ्रीली बात कर सके, न कि स्क्रिप्टेड एनपीसीज की तरह। यह टेक बहुत ज्यादा रिसोर्स खाती है, इसलिए सबको लगता था कि ऑनलाइन गेम्स में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना मुमकिन नहीं है। चैट में अटकलें शुरू हो गईं। शायद उन्होंने रिसोर्स प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर ली। किसी ने कहा, शायद नहीं, वरना इसे ऐसे ईस्टर एग की तरह छुपा कर नहीं रखते। न्यूज क्लिप्स दिखे, रिवर्स प्लैनेट पर आर्टिकल्स, रिवर्स प्लैनेट डूइंग द इम्पॉसिबल, एनपीसी से बात कर सकते हो, फुली रिस्पॉन्सिव एआई। एनालिसिस आया, शायद ये टेक सिर्फ खास कंडीशंस पर एक्टिव होती है। एक नोट दिखा, ईस्टर एग डेवलपर्स द्वारा जानबूझकर छुपाया गया सीक्रेट एलिमेंट। मिनिमम कंडीशन शायद शुरू से ही बिना किसी बूस्ट के खेलना था। यही सबसे बड़ा फर्क था हैकर पे टू विन यूजर और वुह्युन जैसे नॉर्मल प्लेयर में। उन्होंने उसका सेटिंग भी दिखाया, कॉम्बैट बूस्ट 0%। चैट बोली, वाओ वुह्युन, तुम तो सब समझ गए कि वह ऐसा प्लेयर है जो बिना किसी मदद के शुरू करता है और छुपी हुई चीजें अनलॉक करता है। कमेंटेटर्स ने कहा कि जैसे ही ये बात फैलेगी फोरम्स फट जाएंगे। वे सोचकर ही सो नहीं पा रहे थे कि प्लैनेट अर्थ इस पर क्या अनाउंसमेंट करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग रिपल की स्टोरी और लॉर में गहराई से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए यह फुली रिस्पॉन्सिव एआई वाला सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शायद आगे के एपिसोड्स में किसी बड़े नाम को बुलाकर इस पर डिस्कशन किया जाए, लेकिन अभी के लिए स्टोरी प्रोग्रेशन यहीं रोकना था। नायोन ने कंफर्म किया, आज का प्रॉमिस किया हुआ स्टोरी सेगमेंट यहीं खत्म होता है, इसलिए व्यूअर्स को अगली ब्रॉडकास्ट का इंतजार करना होगा। अभी वे पीवीपी कंटेंट पर शिफ्ट करेंगे। चैट स्पैम करने लगी, यहीं कट मत करो, मैं अगली ब्रॉडकास्ट तक कैसे इंतजार करूं? लेकिन स्ट्रीम सीन शिफ्ट हो गया। नया हेडर आया, 008 रैंक गेम। वे पीवीपी के बैटल प्रेप रूम में थे। वुह्युन शांत खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन वह एक और चीज पर नजर रखे हुए था। अनोनिमस व्यूअर 62 अभी तक नहीं आया था। यह बात उसे साफ बेचैन कर रही थी। उसने नायोन को एक खास निर्देश दिया, अगर अनोनिमस व्यूअर 62 कोई डोनेशन या कमेंट भेजे तो तुरंत मुझे बताना, सिचुएशन की परवाह मत करना। कंटेंट बीच में कटे उसे फर्क नहीं पड़ता था, वह डोनर उसकी टॉप प्रायोरिटी था। लेकिन फिलहाल उनसे कोई कांटेक्ट नहीं आया
तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट नॉर्मली जारी रखने का फैसला किया। उसके ओवरले पर एक मैसेज पॉप हुआ, मैसेज फ्रॉम रेडी। नायोन ने अनाउंस किया, तो हम पीवीपी शुरू कर रहे हैं। आज का कंटेंट है एक मैच। उसने बताया कि यह उसकी पहली बार रैंक्ड मैच मोड को स्ट्रीम पर खेलना है। वे नॉर्मल लीग से शुरू करेंगे। जिन व्यूअर्स को नहीं पता, उनके लिए उसने समझाया कि रिवर्स प्लैनेट में 8 रैंक्स होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, कंटेंडर। ब्रॉन्ज पहुंचने के लिए नॉर्मल लीग में 10 मैच जीतने होते हैं। उसने कहा कि औसतन प्रो प्लेयर्स को 30 मिनट लगते हैं, नॉर्मल प्लेयर्स को करीब 2 घंटे। चैट ने खुद को रोस्ट किया, डैम, मैं तो एवरेज से भी नीचे हूं। कुछ बोले कि लक भी मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड अकाउंट्स और अजीब मैचअप्स होते हैं। तभी सिस्टम मिशन आया। मिशन 30 मिनट में ब्रॉन्ज पहुंचो, रिवॉर्ड 500,000 KRW। नायोन की आंखें चमक उठीं। अरे कमाल, पहला मिशन, क्या तुम 30 मिनट में 10 मैच जीत पाओगे? चैट फट पड़ी। ओह, कॉन्फिडेंस, क्या प्रोज को नीचे दिखाया जा रहा है? ये तो सीधा एरोगेंस है। जल्दी करो, मजा आ रहा है। नायोन ने हाइप किया। देखते हैं क्या हैकर प्लेयर ये मिशन पूरा कर पाता है। आखिर तक देखो। नैरेटर ने नोट किया, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैचिंग हुई। PvP मैच मोड, नॉर्मल सोलो, गेम मैचिंग सक्सीडेड। मैप एरिया 6, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट राउंड स्टार्ट्स इन 10 सेकंड्स। लॉबी में सामने वाला बोला, हाँ, तुम ऐसा हथियार यूज कर रहे हो जो मैंने पहले नहीं देखा। फिर अंदाजा लगाया, क्लोज रेंज बिल्ड है क्या? अगर दूरी न टूटे तो पूरा डोमिनेशन हो सकता है। शायद वे उसे हल्के में ले रहे थे, इसे बस एक गिमिक समझकर। फर्स्ट राउंड बिगिंस। सामने वाले ने आइस एक्सप्लोजन टाइप एबिलिटी से उसे जोन आउट करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद नोटिफिकेशन आया, फर्स्ट राउंड एंड्स, विनर वू ह्यून, लूजर अनोनिमस। करंट रिकॉर्ड वू ह्यून 1.0 अनोनिमस। अगला राउंड तुरंत शुरू होना था, लेकिन सामने वाले ने सरेंडर कर दिया। उफ, फिर से कोई ओल्ट। सरेंडर सरेंडर, सिस्टम ने दिखाया, एनोनिमस सरेंडर्ड, एंडिंग मैच, फाइनल विनर वू ह्यून। दूसरा गेम, सामने वाला अपनी शैडो स्पीयर की बात कर रहा था, अपना ट्रिक सेट करते हुए, लेकिन फिर वही रिजल्ट। करंट रिकॉर्ड वू ह्यून 2.0 मेलन ब्रेड, फाइनल विनर वू ह्यून। तीसरा गेम, सामने वाला चिल्लाया, मौत, लेकिन फिर 2-2 से हार गया। नाम था हे ईटिंग गिनी पिग। वू ह्यून लगातार मैच पर मैच जीतता गया, लगभग परफेक्ट स्कोर के साथ। एक छोटा सा लॉग दिखा, 11 मिनट पहले विक्ट्री 2, 8 मिनट पहले विक्ट्री 1-0, 6 मिनट पहले विक्ट्री 2-0, 3 मिनट पहले विक्ट्री 2.0। टोटल सिर्फ 20 मिनट में लगातार 10 जीत। नैरेटर बोला, वू ह्यून को बस 20 मिनट लगे। रैंक अप एनिमेशन आया, रैंकिंग अप, वू ह्यून नॉर्मल, ब्रॉन्ज। चैट बोली, वाओ कमाल, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हताशा भी थी। डायमंड टियर 20 मिनट में 10 जीत, ये क्या है? सीरियसली पागलपन, मुझे दीवार महसूस हो रही है। प्रो रिकॉर्ड्स टूट रहे थे। चा ने कहा कि टाइम तो अनबिलीवेबल है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव मैच रिकॉर्ड है। आमतौर पर अगर मैचअप खराब हों तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, खासकर कुछ बिल्ड्स के खिलाफ। उसने माना कि उसे खुद फायर बिल्ड से निपटना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन हैकर प्लेयर ने हर बिल्ड को बिना किसी उतार चढ़ाव के हैंडल किया। सारे गेम्स में परफेक्ट परफॉर्मेंस, सबको कुचलते हुए। व्यूअर्स को मानना पड़ा कि वे कुछ नॉर्मल टॉप रैंक से भी आगे देख रहे हैं। एक डोनेशन आया, पाइनकोन ने 5000 KRW डोनेट किए। मैसेज, ये सब क्यों हो रहा है? नायोन ने जोर से कहा, थैंक यू पाइनकोन। चा ने कहा कि वह देखना चाहता है कि आगे रैंक्ड गेम्स में वू ह्यून कैसा करेगा। नायोन ने सहमति जताई, लेकिन चिंता भी जताई। क्यों? क्योंकि वे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। स्नाइपिंग हो सकती थी, लोग जानबूझकर उसी टाइम क्यू में जाकर उससे मैच करने की कोशिश कर सकते थे। गारंटी नहीं थी, लेकिन चांस था। उन्होंने उम्मीद की कि ये बस चिंता होगी और इसे फ्लैग मान लिया। तभी सिस्टम आया, PvP मैच मोड, रैंक्ड सोलो, गेम मैचिंग सक्सीडेड, मैप एरिया 11, सेमेट्री। जैसे ही लोड हुआ, सामने वाले ने रिएक्ट किया, ओह मिल गया, ये बेशर्म कमीना, आखिर मिल ही गया। ध्यान से देखो सब लोग, अब होगी हैकर की री एजुकेशन। चैट चिल्लाई, नो वे, पहले ही रैंक्ड गेम में स्नाइपिंग? लोग बोले, ये तो स्नाइपर्स का क्लासिक बिहेवियर है। चा ने पॉइंट किया कि हैकर प्लेयर उकसावे में नहीं आया, उसने पहले ही कहा था कि ऐसी बातों को इग्नोर करना। उन्होंने कहा, और अब शुरू होता है। फर्स्ट राउंड बिगिंस। स्नाइपर चिल्लाया, मर जा कमीने, लेकिन एक भी हिट नहीं लगा सका। जिस री एजुकेशन का वादा किया था, उसी में खुद फंस गया। चैट ने मजाक उड़ाया, किसकी एजुकेशन हो रही है? एक व्यूअर बोला कि वह इसलिए देखने आया था क्योंकि बंदा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है टाइम वेस्ट हो गया। पहला राउंड खत्म। विनर
वू ह्यून लूजर अनोनिमस। लोग बोले वू ह्यून तो पूरा मॉन्स्टर है। सेकंड राउंड स्टार्ट्स इन 10 सेकंड्स। स्नाइपर शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा ऐसे तो फिर हार जाऊंगा, मुझे वो यूज करना पड़ेगा। उन्होंने अभी नहीं देखा था कि वो क्या है, लेकिन साफ था कि कुछ सीरियस था। दूसरा राउंड शुरू हुआ। वू ह्यून को तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। माहौल ही बदल गया था। मूवमेंट्स और प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा शार्प और हैवी थे। चा ने भी नोट किया, हम पहले से ज्यादा शार्प और हैवी, मूवमेंट्स बेहद एफिशिएंट, बिल्कुल एटीवेल जैसे। वह इसे एडवांस ट्रेनिंग बॉट की प्रिसीजन से कंपेयर कर रहा था। स्नाइपर हंस पड़ा। हा, अब समझ आया हैकर कमीने, पहला राउंड मैंने हल्का खेला था। वह डींग मारने लगा कि पहले वह होल्ड बैक कर रहा था। चा को कुछ याद आया, अगर कोई उकसाने वाला खुद को हैकर कहे तो उसे पूरी तरह कुचल दो। यही सलाह उसने पहले दी थी। अब जब उन्हें पता चल गया था कि सामने वाला कुछ अजीब यूज कर रहा है तो उसे पूरी तरह तोड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। सीन वापस उसी रैंक्ड मैच में गिरा जहां वू ह्यून उस स्नाइपिंग वाले बंदे से लड़ रहा था। अचानक उसे दबाव तेजी से बढ़ता हुआ महसूस हुआ। क्या अचानक माहौल ऐसा क्यों हो गया? लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी देख सकता है कि मेरे पास पूरी तरह ओवरवेलमिंग एडवांटेज है। सामने वाला चिल्लाया, कमीने, ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत कर। दोनों के बीच वार पलटवार हुआ। स्नाइपर चिल्लाता रहा, आह कमीने, धत्त तेरे की। लेकिन वह एक भी ढंग का हिट नहीं लगा पाया। स्ट्रीम पर चा और नायोन ने कुछ नोटिस किया। सब लोग, क्या ये वही है? चा बोला। हाँ, नायोन ने कहा, लगता है वो जानबूझकर फिनिशिंग ब्लो से बच रहा है ना? चा ने इशारा किया कि वो ह्यून के पास मारने के कई मौके थे, लेकिन उसने नहीं मारा। नायोन को अचानक समझ आ गया, मुझे लगता है तुम सही हो। मैकेनिक्स का भगवान सच में मिस नायोन की सलाह को अक्षरशः फॉलो कर रहा है। उसे याद आया कि उसने ही कहा था, उकसाने वालों को पूरी तरह कुचल देना। चैट ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। जोंग नयन द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर, डरावनी औरत, अगली सलाह क्या देगी सोचकर ही डर लग रहा है लोल। स्नाइपर पूरी तरह टूट गया था। उफ धत्त, आखिर तुम हो क्या चीज? वो ह्यून ने उसे घूरते हुए कहा, यही शब्द मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। राउंड 2 एंडेड। फाइनल स्कोर बाइक वू ह्यून 2.0 अनोनिमस। फाइनल विनर बैक वू ह्यून। उस मैच के बाद भी वू ह्यून रुका नहीं। उसने पीवीपी ड्यूअल नॉर्मल क्यू किया और जीतों की स्ट्रीक शुरू कर दी। लॉग में दिखा 14 minutes ago victory, 10 minutes ago victory, 6 minutes ago victory, the minutes ago victory। नरेशन बोली, वह बिना रुके जीतता चला गया और सीधे 30 लगातार जीतों का आंकड़ा पार कर गया। रैंक अप की आवाज आई। वह पहले ही गोल्ड रैंक पर पहुंच चुका था। चैट, वाओ। कोई बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पहली ही ब्रॉडकास्ट पर कोई 30 विन स्ट्रीक बना देगा। दूसरे बोले कि सांस रोक कर देख रहे थे। किसी ने कहा, ये तो स्मर्फिंग है। एक ने पूछा, तुम खाते क्या हो भाई ऐसे बड़े होने के लिए? लोग गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज अपनी बिल्ड सिखा दो प्लीज। चा ने कहा कि बिल्ड रिवील करना बहुत सेंसिटिव मामला होता है। उसने हिचकते हुए पूछा, वू ह्यून, क्या किसी तरह ये बिल्ड रिवील करना पॉसिबल है? अगर नहीं करना चाहते तो मना कर सकते हो। वू ह्यून ने सीधे कहा, हाँ क्यों नहीं। नायोन पागल हो गई। सब लोग, मैकेनिक्स का भगवान अपनी बिल्ड रिवील करने वाला है। उसने कहा कि वह इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बाद में कम्युनिटी बोर्ड पर पोस्ट करेगी। चैट सन्न रह गई। हैं, वो सच में बिल्ड रिवील कर रहा है? लोग बोले कि उन्होंने तो बस मजाक में पूछा था, लेकिन ये तो सच में हो गया। कुछ ने याद दिलाया कि बिल्ड रिवील करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरों ने कहा, इसका मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट है। ब्रॉडकास्ट खत्म हुई, तो फिर अगली ब्रॉडकास्ट में मिलते हैं। सबने झुककर व्यूअर्स को धन्यवाद दिया। ऑफ एयर स्टाफ आपस में बात कर रहे थे। ये पागलपन था, बिल्कुल पागलपन। उन्होंने रिकैप किया, फुली एडेप्टिव एआई, 30 लगातार जीते और ऊपर से बिल्ड रिवील, कम्युनिटी तो जल जाएगी। रिकॉर्ड्स की बात चली। ड्यूल में सबसे ज्यादा लगातार जीतों का रिकॉर्ड क्या है? चा ने जवाब दिया, फिलहाल ड्यूल में सबसे ज्यादा लगातार जीतों का रिकॉर्ड बैटलर के नाम है, 76 जीतें एक ऑल्ट लेवल करते वक्त। उन्होंने कहा कि अगर वू ह्यून नया रिकॉर्ड बनाए तो मजा आ जाएगा। कोई बोला, अगर वू ह्यून है तो शायद। उन्होंने ये भी कहा कि बैटलर बहुत कॉम्पिटिटिव है और शायद वह अभी मैकेनिक्स के भगवान को देख रहा होगा। कट। रिवर्स टाइम कम्युनिटी बोर्ड फ्रंट पेज पोस्ट से भरा हुआ। वर्ल्ड्स बेस्ट डेवलपर का ईस्टर एग आज रिवील हुआ। ओवरसीज डेव रिएक्शंस गजब के मजेदार हैं एलओएल। रियल टाइम मैच हिस्ट्री साइट का टॉप अभी कैसा दिख रहा है? जेपीजी। आज का पागलपन भरा 30 विन स्ट्रीक रिकॉर्ड वगैरह। एक थ्रेड जूम हुआ। जनरल अपडेट ऑन द ट्रैश दैट ट्राइड टू स्नाइप द गॉड ऑफ मैकेनिक्स। जेपीजी। ओपी ने लिखा कि उस बंदे को पहले राउंड में कुचल दिया गया और दूसरे राउंड में वह बिल्कुल अलग इंसान की तरह खेल रहा था, इसलिए उसे रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट रिजल्ट, द प्लेयर यू रिसेंटली रिपोर्टेड हैज बीन सैंक्शनड, फाउंड टू बी यूजिंग इलीगल अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स, परमानेंट बैन इश्यूड। कमेंट्स हंसी से भर गए। पर्मा बैन, हा हा हा। हैकर को सबक सिखाने आया था, खुद ही हैकर निकला, हा हा हा। किसी ने कहा, रिप्ले देखकर लग रहा था कि गॉड ऑफ मैकेनिक्स को पहले से पता था। रिप्लाई आए, ऐसे बंदे को हराओगे कैसे? फिर बैटलर भी इसे नहीं हरा पाएगा। कट। बैटलर वही लाइन पढ़ रहा था,
बैटलर भी नहीं हरा पाएगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग। टेक्स्ट बैटलर रिवर्स प्लैनेट प्रो गेमर। कुछ दिन बाद दूसरी ब्रॉडकास्ट वू ह्यून इन गेम चल रहा था। उसका दिमाग अनोनिमस व्यूअर 62 पर था। पिछली ब्रॉडकास्ट में भी वह नहीं आया। क्या इसका मतलब है कि मैं अभी भी किसी चीज की कमी में हूं? तभी आवाज आई, जूनियर खतरा। ली यूजिन आई और उसे बुलाया। ओवरले पर फैंस का स्पैम। फुली अडेप्टिव AI इज गॉड। रिपल इनविंसिबल है। NPC विजुअल्स टॉप 3। वो सच में बहुत सुंदर है। ली यूजिन ने कहा कि फील्ड डिप्लॉयमेंट उम्मीद से जल्दी आ गया और पूछा कि क्या वह अपनी पहली फील्ड मिशन से नर्वस है। उसने कहा, मैं ठीक हूं। सिस्टम विंडो खुली। योर फर्स्ट फील्ड मिशन हैज बीन असाइंड। प्लीज चेंज इनटू योर कॉम्बैट सूट एंड रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड लोकेशन। ली यूजिन। वो ह्यून ने सोचा कि एक ट्रेनी एजेंट को इतनी जल्दी फील्ड मिशन मिलना तेज है, लेकिन गेम होने की वजह से ग्राइंडी ट्रेनिंग स्किप करना अच्छा भी है। उसने पूछा कि मिशन क्या है। ली यूजिन ने गेट खोला। उन्हें एक रिवर्स वर्ल्ड में इन्वेडर एंटिटीज को पूरी तरह खत्म करना था और स्पेस सील करना था। रिपोर्ट थी कि वे बर्सर्क हो सकते हैं। यह भी एक ऐसी जगह थी जिसे कॉरपोरेशन ने छोड़ दिया था। उसने समझाया कि कभी कभी कॉरपोरेशन ऐसे इलाकों को जानबूझकर छोड़ देते हैं क्योंकि ये खुद एक्सटर्मिनेशन में मदद करते हैं, लेकिन फिर मुनाफे के लिए उन्हें छेड़ते हैं और जब फायदा खत्म हो जाता है तो छोड़ देते हैं। वू ह्यून ने अंदर ही अंदर आह भरी। कंपनियां यहां भी वही हैं और उस दुनिया में भी वही थीं। इस बार दुश्मन थे इंसेक्ट टाइप इन्वेडर एंटिटीज। छोटा स्केल, रिस्क रेटिंग FE लो, अकेले में कमजोर लेकिन संख्या ज्यादा, इसलिए झंझट। वे कॉर्डन तक पहुंचे। एक सोल्जर ने सलाम किया। लॉयल्टी सार्जेंट पार्क जी ह्यून। उसने चेक किया कि क्या वो ह्यून ब्यूरो का अवेकंड है, फिर उन्हें अंदर जाने दिया। उसने कहा कि एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में पोर्टल दिखना पागलपन जैसा है। वो ह्यून ने आसपास देखा और उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई। यह जगह उसने नरक वाली दुनिया में भी देखी थी, लेकिन तब यह मीडियम स्केल था, स्मॉल नहीं। क्या यहाँ क्लासिफिकेशन गलत है? ली यूजिन ने कहा, चलें? लेकिन अंदर जाने से पहले एक और आवाज आई, अरे अरे देखो तो सही, हमारी सीनियर ली यूजिन एक स्मॉल स्केल एक्सटर्मिनेशन में। वह चॉय ह्योंगचोल था, ग्यूमशिन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ अवेकंड। वो ह्यून ने उसका नाम पहचाना और सोचा कि वह यहाँ क्यों है। चोई ने कहा कि उसे भी हैरानी हुई कि उनकी मिशन ओवरलैप हो गई। उसने ताना मारा कि उसने पहले इस रिवर्स वर्ल्ड को छोड़ दिया था और अब इसे मिशन कह रही है, मानो कुछ प्लॉट कर रही हो। ली यूजिन ने पलटकर कहा कि उसने ही इसे फेंका था और अब बातें बना रहा है। वह मासूम बन गया। प्लॉटिंग? अरे मेरे दिल को चोट लगी। फिर उसने वू ह्यून को देखा और पूछा कि क्या वह नया ज्वाइन किया हुआ जूनियर है। उसने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। मैनेजमेंट ब्यूरो में बेवजह क्यों झेल रहे हो? किसी कॉरपोरेशन में आ जाओ। ली यूजिन ने तुरंत काटा, मिस्टर चॉय ह्योंगचोल, हद में रहिए। नरेशन बोली, वह पहला ट्रेनी एजेंट था जिसकी जिम्मेदारी ली यूजिन ने ली थी। अब वह बड़बड़ाई कि उसका ब्लड शुगर गिर रहा है, इतनी चिढ़ हो रही है। चोई ने सीटी बजाई और पीछे हटा। ठीक है, कितना डरावना। उसने कहा कि चूंकि वह यह रिवर्स वर्ल्ड उसे सौंप रहा है तो वह इसका अच्छे से ख्याल रखे। गुड लक, और चला गया। नरेशन ने बताया कि कॉरपोरेशन में जाने के बाद उसने ब्यूरो के खिलाफ बुरी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। कमेंटेटर्स ने कहा कि पहली बार उनके रिश्ते को इतनी डिटेल में दिखाया गया है। आमतौर पर यह सब स्किप कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि फुली अडेप्टिव AI की वजह से यह एक डीपर हिडन स्टोरी लग रही है और शायद प्लैनेट अर्थ ने और भी बहुत कुछ छुपा रखा है। ली यूजिन ने वू ह्यून को एक स्नैक ऑफर किया और कहा कि डिप्रेसिंग बातों को यहीं छोड़ते हैं, चलो अंदर। वू ह्यून ने हाँ कहा। जैसे ही वे पोर्टल में घुसे, ऑफ स्क्रीन आवाजें आईं। लगता है वो अंदर चले गए। तो ऑपरेशन शुरू करें? आखिरी गाग में कट हुआ। कहीं और परमाबैन हो चुका स्नाइपर। 20 मिनट बाद उसी रिवर्स वर्ल्ड के अंदर पोर्टल के सामने उस कंक्रीट वाले पैसेजवे में ली यूजिन ने ब्रीफिंग खत्म की। ये रिवर्स वर्ल्ड का पैसेजवे है, उस तरफ पोर्टल से गुजरते ही तुम रिवर्स वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे। वो ह्यून ने बस इतना कहा। समझ गया। उसने दीवारों और छत को देखा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वहां था, उसी लैब वर्ल्ड जैसा डिजाइन जहां से वह भाग कर आया था। एक अनोमली, उसने सोचा, दुनिया के ओवरलैप होने का अजीब एहसास महसूस करते हुए। अचानक फ्रेम हिल गया। पैसेजवे कांप उठा। जोरदार टक्कर लगी। जूनियर संभल कर। ली यूजिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से किसी चीज ने कॉरिडोर को टक्कर मारी। कट, सन्नाटा, पत्तियां और आसमान। वू ह्यून ने जमीन पर आंखें खोलीं। ये जंगल है। उसने खुद को उठाया और चारों तरफ पेड़ पौधों को देखा। क्या मैं ली यूजिन से अलग हो गया? उसे याद आया। खैर, बाहर से झटका लगे तो पैसेजवे का ढह जाना आम बात है। उसने इसे हल्के में लिया। सबसे पहले चारों तरफ से चिटचिटाने की आवाजें आने लगीं। पहले इन लोगों से निपट लेता हूं, फिर ली यूजिन को ढूंढूंगा। कीड़े उस पर टूट पड़े। वह पहले से ही बीच स्लैश में था।
ये कितने भी मारो खत्म ही नहीं हो रहे। लहरों में मरते गए लेकिन झाड़ियों के अंदर से फिर निकल आते। उसने हाथ फैलाया और अपनी एबिलिटी ट्रिगर की, स्प्रेडिंग थंडर। बिजली की धाराएं कई कीड़ों पर एक साथ कूदी और सबको जला डाला। थोड़ी देर के लिए शांति हुई तो उसने फिर से आसपास देखा। वैसे भी इस जंगल का स्केल कितना भी देख लो, ये स्मॉल नहीं, मीडियम स्केल रिवर्स वर्ल्ड ज्यादा लगता है। पेड़ FE जोन से कहीं ज्यादा गहराई तक फैले हुए थे। जैसा सोचा था कुछ तो गड़बड़ है। उसने पसीना पोंछा लेकिन चेहरा शांत ही रहा। दूसरी तरफ ली यूजिन भी लड़ रही थी, सांस भारी थी। उम्मीद है जूनियर सुरक्षित हो। उसने और कीड़ों को काट गिराया। तभी एक आवाज आई, क्या? वह मुड़ी, कु छोई ह्योंगचोल, तुम यहाँ क्यों? वह पेड़ों के पीछे से निकला, ऐसे मुस्कुराता हुआ जैसे मजाक हो। खैर मान लो कि मैं किसी सीक्रेट मिशन पर हूँ। उसने कंधे उचकाए, बिल्कुल कैजुअल, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट पकड़ा दी हो। मुझे जो कहा गया है मैं बस वही कर रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा नाराज मत होना। आवाज हल्की थी लेकिन वह उसका रास्ता रोक चुका था। उसने दांत भींचे, क्या बकवास। पैनल उसकी साइड की चोट पर झूम हुआ। घाव बहुत गहरा है, मुझे अभी यहां से निकलना होगा। उसने एक गार्डियन स्टोन कुचल दिया, उसका इफेक्ट एक्टिवेट करते हुए। तेज रोशनी। वह पेड़ों के बीच से दौड़ पड़ी। पीछे से गुस्से भरी आवाजें आईं। वो बेवकूफ। उसके पीछे वह दौड़ती रही। डालियां चेहरे से टकराती रहीं। हाँ। एक गुंडा दूसरे पर चिल्लाया, ए कमीने, उसे रोक क्यों नहीं रहा? दूसरा गालियां बकने लगा, धत्त, तेरी वजह से भाग गई। वे आपस में लड़ते रहे और वह जंगल में गायब हो गई। उनका लीडर शांत हुआ और बोला, अभी आगे का इलाका सर्च करो। वे अनमने मन से फैल गए। पैनल में जमीन का एक अंधेरा गड्ढा दिखा। ली यूजिन अंदर थी, हांफती हुई। अगर ये सेंटीपीड वाला बिल नहीं होता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। वह मिट्टी की दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। वैसे सीक्रेट मिशन, कॉर्पोरेशन आखिर क्या प्लान कर रही है? उसने घाव पर हाथ रखते हुए सोचा। वापस वो ह्यून के पास। वह कीड़ों की लाशों से घिरा था। कास्टर्स और चैट का रिएक्शन ओवरले। क्या यही है? सब एक शॉट में कैसे मर रहे हैं? लगता है दर्जनों को मार चुका है। लोग आधे इम्प्रेस थे, आधे डरे हुए। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, हवा में बची आभा को महसूस करते हुए। मुझे यहाँ ली यूजिन की मौजूदगी जरूर महसूस हुई थी। लगता है कुछ हुआ है। उसका चेहरा सख्त हो गया। तभी एक चीख गूंजी, ली यूजिन की आवाज, ली यूजिन की आवाज। वह तुरंत मुड़ा और पूरी रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कोने में चैट फट पड़ी। हाँ, यूजिन नूना खतरे में है। कीड़ों से कैसे हार रही है? वैसे किसी को पता है इसे अभी कहाँ दौड़ना है? कैसे समझ आया? लोग दूसरी दुनिया की सेंसिंग को इन गेम ट्रैकिंग से जोड़ने लगे। वह एक और क्लियरिंग में घुसा। कीड़े घायल ली यूजिन पर टूट पड़े थे। वह धुंध की तरह उनके बीच से गुजरा और सब काट डाले। एक पैनल। उफ, वह खुद को संभालती है। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो जूनियर? उसने उसे पहचाना, राहत के साथ दर्द में। वोह्युन ने मरे हुए कीड़ों को देखा, फिर उसके घाव को। ली यूजिन जैसी स्किल्ड इंसान को ऐसे मामूली कीड़ों से चोट नहीं लगनी चाहिए थी। कुछ तो गलत है। इंजरी पर क्लोजअप। ये चोट किसी एबिलिटी से लगी है। हालात देखकर ऐसा करने वाला अवेकंड। क्या वो चोई ह्योंगचोल था? उसकी आंखें हिलीं। हाँ, लगता है वो हमारे पीछे पीछे ही अंदर आ गया था। उसने दांत भींचते हुए कंफर्म किया। स्टूडियो साइड। सब लोग, कुछ अजीब नहीं लग रहा? चोई ह्योंगचोल आमतौर पर बहुत बाद में अटैक करता है, कॉर्पोरेशन वाली स्टोरी लाइन में, लेकिन ये तो अभी हो रहा है। कुछ हो रहा है। चैट स्पैम, फ्लैग, हिडन रूट। किसी ने पूछा, क्या ये फुली एडेप्टिव AI का असर है? अभी यही एक अंदाजा लगाया जा सकता है। एक छुपी हुई स्टोरी। कितना एक्साइटिंग। फिलहाल देखते रहो। ली यूजिन पेड़ से टिक गई, हाथ साइड पर दबाए। मैं किसी तरह उससे बचकर निकली हूँ, लेकिन पता नहीं वो फिर कब अम्बुश करेगा। पहले तुम्हारे घाव देख लेती हूँ। वह वूह्युन की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, फिर रुक गई। वैसे भी अगर मैं एबिलिटी यूज करूंगी तो मेरी लोकेशन एक्सपोज हो सकती है। हीलिंग से पिंग चला जाएगा। तो जूनियर, तुम पहले भाग जाओ, थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। मैं जाकर उनसे निपटती हूँ और वापस आती हूँ। वह सीनियर की तरह उसे भेजने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत काट दिया, नहीं, चोई ह्योंगचोल एक वेटरन अवेकंड है। तुम उसे अकेले हैंडल नहीं कर पाओगी। वह मैं अकेले कर लूंगी वाला प्लान मानने वाला नहीं था। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। सब ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। पैनल उसकी स्थिर आंखों पर ठहरा, खून बहते हुए भी। कट्टू चोई। वह एक रिज पर खड़ा नीचे घाटी देख रहा था। फू, कहाँ छुप गई वो? चिढ़ा हुआ लेकिन घबराया नहीं। उस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इस पूरी घाटी में सर्च करो। उसने अपने लोगों को लाइन बाय लाइन फैलने का आदेश दिया। और इस बीच मैं नीचे जाकर टारगेट ढूंढता हूँ। अब जब सीनियर रास्ते से हट चुकी थी, उसका निशाना वूह्युन था। तभी ऑफ पैनल आवाज आई, रुको जरा। छोई रुका। वूह्युन पेड़ों के बीच से निकला, थोड़ा घबराया हुआ दिखते हुए। आप ली यूजिन के जूनियर हैं? चोई ने चेहरा पहचान लिया। थॉट बबल, मैं बच गया। वूह्युन ने राहत का नाटक किया। अचानक पैसेजवे ढह गया और मैं सीनियर ली यूजिन से अलग हो गया। आपको पता है क्या हुआ? उसने खोया हुआ रूकी वाला रोल परफेक्ट बेचा। चैट फट गई। वाह,
ये एक्टिंग क्या है? लोल। चेहरा दिखे बिना भी समझ आ गया। उसकी एक्टिंग गोट है, सिहरन, रिप चोई ह्योंगचोल। सबको पता था वह उसे चारा बना रहा है। चोई ने गला साफ किया, खुद को ऊपर दिखाते हुए। अहेम, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है ना? तो बात यह है कि वह वैसा ही लंबा मोनोलॉग शुरू करने लगा जैसे हर विलेन करता है जब उसे लगता है कि वह सेफ है। बात करते करते पैनल में वूह्यून का एक्सप्रेशन फ्लैट हो गया। थोड़ी देर की नींद के बाद तुम उससे मिल पाओगे। वह आगे बढ़ा। अगला सीन, इम्पैक्ट। चोई की आंखें फैल गईं, उसका शरीर ढह गया। कोई लंबी लड़ाई नहीं, बस एक साफ सुथरा गुड नाइट।